हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। तो बेटा अब हम लोग करेंगे बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और लास्ट कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन। तो ये चार चैप्टर वन शॉट करेंगे और अभी के अभी मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे के अंदर इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और सारे टॉपिक को कवर करते हैं। बाकी अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जाके ऐप डाउनलोड करो, वहां पे आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, साथ ही आपको टेस्ट पेपर भी मिल जाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। भाई कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो एक बेटा, जब हम लोग बैंकिंग करते हैं यानी कि बैंकिंग में पैसे के लेन देन होता है, पैसे का ट्रांजैक्शन होता है, पैसा जमा होता है, लोग लोन वगैरह देते हैं, दुनिया भर की चीजें होती हैं। फिलहाल हमें बैंकिंग में जो ट्रेंड चलता है, जो सिस्टम होते फॉलो होते हैं, वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले जो बेटा हमें पढ़ना है वो क्या है? आरटीजीएस। अब देखो पैसा जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं, बच्चा पैसा समझते हो? पैसे मतलब आपको एक जगह से दूसरी जगह पैसे ट्रांसफर करने। भाई मैं रहता हूँ इलाहाबाद में हूँ, कोई रहता है लखनऊ में, तो अब प्रयागराज से इलाहाबाद से लखनऊ पैसा ट्रांसफर करना है, आगरा ट्रांसफर करना है, दिल्ली करना है, मुंबई करना है, या पैसे को ट्रांसफर करना है, उसके लिए दो सिस्टम होते हैं बैंक में। दो एक तरह से कह सकते हो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं। एक होता है आरटीजीएस और दूसरा होता है बेटा एनईएफटी। क्या होता है? एक होता है आरटीजीएस और दूसरा होता है एनईएफटी। तो पहले हम बात करते हैं आरटीजीएस की। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब और एक होता है एनईएफटी। एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। ठीक है, इसको भी हम लोग बाद में बात करेंगे। अब देखो आरटीजीएस में होता क्या है, देखो लिखा क्या है, पहले बुकिश लैंग्वेज लिख लो। इट इज एन ऑनलाइन फंड ट्रांसफर सिस्टम। क्या है? एक ऑनलाइन फंड ट्रांसफर सिस्टम है कि जो ऑनलाइन के थ्रू आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, वेयर इन द अमाउंट इन्वॉल्व इज ₹2 लाख और मोर। लेकिन मिनिमम कम से कम 2 लाख रुपए तो होने ही चाहिए, अदरवाइज वो पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। अगर आप आरटीजीएस का यूज करते हो तो एटलीस्ट 2 लाख रुपए होना चाहिए। और उसका मतलब क्या है? ऑनलाइन के थ्रू पैसा ट्रांसफर करना। समझ में आ रही बात? अब ये फैसिलिटी जो लोग लेते हैं ना, तो उनके पास कम से कम 2 लाख रुपए होने चाहिए। एक तो ये हो गया, ठीक। अब इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, देखो फीचर्स में सब पढ़ोगे तो और डिटेल में समझ में आएगा। आरटीजीएस ट्रांजेक्शंस आर प्रोसेस्ड इंडिविजुअली। आरटीजीएस का जो ट्रांजेक्शन होता है वो इंडिविजुअली प्रोसेस होता है। मतलब जैसे मान लो मैं गया, मुझे आरटीजीएस करना था, मैंने कहा भाई साहब देखो मुझे ये कानपुर में एक बैंक है, ये भैया के अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर करने हैं, अर्जेंट है, मतलब करने हैं, अर्जेंट है कि नहीं है, मुझे आरटीजीएस के थ्रू करने। आरटीजीएस में क्या होगा? पहली बात तो 2 लाख रुपए होने चाहिए, 2 लाख से ज्यादा है ट्रांसफर हो जाएगा। आरटीजीएस से क्या होगा? तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब विद इन 30 मिनट्स, मैक्सिमम वो बोलते हैं 30 मिनट्स, नहीं तो 1 मिनट के अंदर आपका पैसा क्या होगा, जहां भी आप ट्रांसफर कर रहे हो, लखनऊ, कानपुर, आगरा, वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा इंडिविजुअली। अब इसमें पढ़ोगे तो बैचेस में होता है, इसमें एक साथ नहीं होता है, इसमें 10-10 लोग एक साथ होता है, लेकिन इसमें क्या होता है बेटा? इंडिविजुअली। मैं गया बैंक में, मैंने कहा बैंक भैया पैसे जमा करो, बैंक ने पैसा लिया और बैंक ने क्या कर दिया? जमा कर दिया। समझ में आ रही बात? ये हो गया आपका पहला फीचर। दूसरा क्या है? आरटीजीएस फैसिलिटीज ओनली बाय सीबीएस इनेबल्ड बैंक ब्रांचेस। आरटीजीएस फैसिलिटी कहां पर अवेलेबल होती है? सिर्फ और सिर्फ सीबीएस इनेबल्ड बैंक में। ठीक है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन। अभी जो सीबीएस है ना, अभी आगे एक टॉपिक है सीबीएस, मैं वहां पे समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप फीचर में खाली इतना लिख देना यहाँ पर कि जो आरटीजीएस फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ वहां अवेलेबल होती है जहां पर सीबीएस इनेबल्ड बैंक होते हैं, जहां पर जिस बैंक में सीबीएस फैसिलिटी होती है वहां पर आरटीजीएस फैसिलिटी होती है। नंबर 3, द मिनिमम अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन ₹2 लाख। मिनिमम कितने रुपए होने चाहिए बेटा? 2 लाख रुपीज तो होने ही चाहिए। नंबर 4, फीस चार्ज फॉर आरटीजीएस ट्रांजेक्शन वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक। अब भाई देखो बैंक पैसा ट्रांसफर करेगा, मैं 5 लाख रुपए लेके गया, मैंने कहा पैसा ट्रांसफर करो, तो अब जब बैंक ट्रांसफर करेगा ना तो कुछ ना कुछ चार्जेस लेता है, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, इस तरह से लेता है। तो अलग अलग बैंक के अलग अलग होते हैं, तो वही बोल रहा है कि ट्रांजेक्शन क्या होते हैं? वेरी करते हैं फ्रॉम बैंक टू बैंक। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़े। एनईएफटी। एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये हो गया। तो एनईएफटी क्या है? लिख लो कहीं पे, बोल रहा हूँ लिख लो, लिख नहीं रहा हूँ, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक। अभी क्या है? इट इज एन ऑनलाइन फंड ट्रांसफर सिस्टम। क्या है बेटा? ये ऑनलाइन फंड ट्रांसफर सिस्टम है। ये भी था सर, ये भी है। डिफरेंस क्या दोनों में? डिफरेंस है भैया, ये अमीरों के लिए था यार, मतलब समझ रहा हूँ, अमीरों के लिए, इसको याद लिख लेना, अमीरों के लिए, रिच लोगों के लिए था, बड़े बड़े अमाउंट ट्रांसफर करने वालों के। ये हम गरीबों के लिए 5 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, हम लोगों के लिए। समझ में आ रही बात? तो मतलब इट इज ऑनलाइन फंड सिस्टम इन द अमाउंट इन्वॉल्व इज लेस देन ₹2 लाख। मतलब यहाँ पर था मिनिमम 2 लाख या उससे ज्यादा। यहाँ पर क्या है?
लेस देन 2 लाख, मतलब आप अगर 100 रुपये भी जमा करने जाओगे तो 100 रुपये भी आपका जमा हो जाएगा। 2 लाख से कम होना चाहिए, मिनिमम 2 लाख से कम करना है आपको तो आप एनईएफटी के थ्रू करोगे। लेकिन अगर आपको 2 लाख से ज़्यादा करना है या 2 लाख करना है कम से कम, 2 लाख करने तो आप आरटीजीएस की फैसिलिटी का यूज़ करोगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? चलो इसका फीचर देखो। एनईएफटी ट्रांजेक्शन आर सेटल इन बैचेस। एनईएफटी ट्रांजेक्शन किस में सेटल होते हैं बेटा? बैचेस में होते हैं। मतलब यहाँ पर देखो बेटा इंडिविजुअली लिखा था ना, यहाँ पर क्या लिखा है? बैचेस लिखा है। बैचेस का मतलब ही यही होता है कि जो ट्रांजेक्शन सेटल होते हैं इंडिविजुअली नहीं होते, बैचेस। मतलब जैसे मैं गया, मैंने 2000 रुपये दे दिए, जमा कर दिया, फिर कोई और आया उसने 10,000 दे दिया, फिर कोई आया उसने 1 लाख रुपए जमा कर दिया। अब जब 5-6 लोग का हो गया ना तो उसका एक सिस्टम होता है कि एक दिन में 5 बार होगा, थोड़े थोड़े लोगों का, तो उसको क्या बोलते हैं? बैचेस में। एक साथ नहीं होता, इंडिविजुअली नहीं होता है। 5-5 लोग का, 10-10 लोग का एक साथ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैचेस। तो एनईएफटी में जब ट्रांजेक्शन करते हो बैचेस में होता है। कॉमन सी बात है, इसमें ज़्यादा अमाउंट होता है तो एक बार में हो जाता है। अब इसमें कोई 100 रुपये आया तो 100 रुपये क्या यूज़ करना, कम से कम 10,000, तो जब ज़्यादा लोग का पैसा हो जाता है तो एक साथ ट्रांसफर कर देता है, यानी कि बैचेस में। ठीक, उसके बाद नो मिनिमम वैल्यू, कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है भैया। मतलब यहाँ पर 2 लाख चाहिए था ना, यहाँ पर नहीं चाहिए। नंबर 3 इंक्रीज इन केस लिखा है, सॉरी क्या है, INCS, इन केस वन डज नॉट हैव बैंक अकाउंट। बोल रहा है अगर कोई ऐसा है, रुको मैं रेड मार्कर ले लेता हूँ ताकि आपको अलग से दिखे। बोल रहा है इन केस वन डज नॉट हैव बैंक अकाउंट, अगर कोई ऐसा है जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू एनईएफटी सिस्टम इज 49,999, यानी कि 49,999। कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन है जिसका बैंक अकाउंट नहीं है, मान लो ये एक पर्सन है मिस्टर रमेश। अब ये मिस्टर रमेश के पास क्या है? बैंक अकाउंट नहीं है, लेकिन इनको पैसे ट्रांसफर करने हैं, किसी को ट्रांसफर करने हैं। मान लो ये है मिस्टर रमेश, ट्रांसफर कर रहे हैं मिस्टर राहुल को। अब मिस्टर रमेश मिस्टर राहुल को पैसा ट्रांसफर करेंगे, लेकिन इनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो मैक्सिमम 49,999 रुपये ट्रांसफर कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। हाँ, खुद का अकाउंट है तो आप 50 भी कर सकते हो और 2 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन अगर आपका सिस्टम जो है एनईएफटी नहीं है तो फिर वहाँ पर नहीं कर सकते हो। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। आपका अकाउंट होगा तभी आप ट्रांसफर कर सकते हो। अगर अकाउंट नहीं है तो 49,999 से ज़्यादा नहीं कर सकते। नंबर 4 एनईएफटी फैसिलिटीज ओनली बाय एनईएफटी इनेबल बैंक ब्रांचेस। एनईएफटी फैसिलिटी कहाँ अवेलेबल होती है? ओनली बाय एनईएफटी इनेबल बैंक में। जैसे यहाँ पर अवेलेबल तो जहाँ पर सीबीएस इनेबल बैंक था, उसी तरह एनईएफटी इनेबल बैंक, जहाँ पर एनईएफटी फैसिलिटी होगी, एनईएफटी इनेबल बैंक ब्रांच होगा, वहीं पर एनईएफटी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा और इसका नोट चाहिए रहेगा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पर मैं नोट्स अपलोड कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैं 3 चैप्टर की कर चुका हूँ। ठीक है, तो जाओ और नोट्स जाके डाउनलोड कर लो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट कर लो। और उसके साथ अगर मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहते हो, अगर आप मुझसे ऑनलाइन के थ्रू, जिसमें आप मुझसे पढ़ सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, गूगल मीट से कर सकते हो, जूम के थ्रू कर सकते हो, तो आप मेरे कांटेक्ट नंबर है 8957250045 पे कांटेक्ट करके आप पर्सनली भी मुझसे आप लोग क्लासेस ले सकते हो। ठीक है, अकाउंट्स हो, कॉमर्स हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, तीनों में से कुछ भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आई होप आपको कुछ ना कुछ क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हम लोग बात करते हैं कि हमें क्या देखना है। चलिए स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि ई बैंकिंग क्या होता है। ई बैंकिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज बैंकिंग ओवर द इंटरनेट। मतलब जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं इंटरनेट के थ्रू होते हैं या कंप्यूटर पीसी के थ्रू होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग बोलते हैं। सिंपल सा लिख के आना, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज बैंकिंग ओवर द इंटरनेट। मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग वो बैंकिंग होती है जो इंटरनेट के थ्रू होती है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? ठीक है, अब देखो इसके बेनिफिट क्या है। पहला बेनिफिट, कंज्यूमर गेट 24 आवर्स से 365 डेज अ ईयर सर्विसेज। मतलब कंज्यूमर को क्या मिलता है? 24 घंटे फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, और 365 डे पूरे साल अवेलेबल रहता है, कभी भी आप ट्रांजेक्शन वगैरह ऑनलाइन के थ्रू कर सकते हो। कंज्यूमर गेट ट्रांजेक्शन फ्रॉम ऑफिस एंड इवन ट्रेवलिंग देयर इज नॉट टू बैंक। मतलब आप कहीं भी हो, घर पे हो, ऑफिस में हो, आप ट्रैवलिंग करो, कहीं भी करो, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो। कोई आपको भेजना चाहे तो पैसा भेज भी सकता है। नंबर 3 कस्टमर्स फील सेंस ऑफ सिक्योरिटी। कस्टमर्स फील करता है क्या? सेंस ऑफ सिक्योरिटी, उसको सिक्योर फील होता है। उसको कैश जैसे बहुत ज़्यादा अमाउंट है तो जेब में पॉकेट में रख के जाने की जरूरत नहीं है, तो वो जो है ऑनलाइन के थ्रू कर लेगा, मोबाइल के थ्रू हो जाएगा। यानी कि आपको टेंशन नहीं होती कि कोई चोरी तो ना कर लेगा, कोई बैग हमारा छीन तो नहीं लेगा, ये सारी दिक्कत आपकी खत्म। नंबर 4 पॉइंट है आपका अनलिमिटेड एक्सेस टू द बैंक इंक्रीजेज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मतलब अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, आप कई बार जितनी बार चाहो अनलिमिटेड टाइम आप पैसे अगर ट्रांसफर कर सकते हो, इतना कोई रोक वगैरह नहीं होती। ठीक, आगे है
फॉर्म्स ऑफ ई बैंकिंग। ई बैंकिंग के क्या क्या फॉर्म्स है, कितने उसके अंदर आते हैं, देखो पार्ट। नंबर 1 पर बेटा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। इसको मैं रफ कर देता हूँ, कपड़ा का गया, देखो यहाँ पे रफ करता हूँ ताकि समझाने में भी आपको आसानी पड़े, ठीक। यहाँ इसको स्क्रीनशॉट लिया था कि नहीं लिया था, नहीं लिया था तो बैक करके ले लेना, ठीक है भैया। ये नोट्स आपको मिल ही जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ मिल जाएगा। सबसे पहले बेटा EFTS। EFTS का मतलब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। अब ये क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम यानी कि EFTS, सबका फुल फॉर्म जरूर से याद कर लेना। EFTS का मतलब ये होता है कि इससे आपके जो आप मान लो, आपने कभी देखा होगा कि आपकी पेंशन आती है, आपके घर में दादाजी होंगे, कोई रिटायर्ड हो गया होगा, दादी जी होंगी, पेंशन आती है ना, सैलरी वगैरह आती है, वेजेस वगैरह आते हैं, है ना। तो वो किस में आते हैं, आपके अकाउंट में आते हैं। आपने देखा होगा अगर 1 तारीख को सैलरी आनी है तो 1 तारीख को सैलरी आती है। पेंशन अगर 5 तारीख को आनी है तो 5 तारीख को पेंशन अपने आप आ जाती है। या फिर आपने देखा होगा आपने कोई लोन लिया हुआ है, क्या लिया बेटा, लोन लिया हुआ है, या फिर आपने मान लो कोई चीज़ की आपको EMI देनी है, लोन की भी EMI होती है, उसका इंटरेस्ट देना है वगैरह वगैरह, जो भी मान लो, है ना। इस तरह से वो अलग अलग चीज़ होती है। आपने कार ली है, आपको उसकी EMI देनी है, मंथली इंस्टॉलमेंट वगैरह देनी है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि अपने आप पैसा आपका क्या हो जाता होगा, डायरेक्ट डेबिट हो जाता होगा। डेबिट मतलब पैसा क्या होता है, कट जाता है। अगर आपने कहीं से लोन वगैरह लिया है तो जैसे ही डेट आएगी उसकी EMI अपने ऑटोमेटिक क्या होगी, अपने आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगी। और जब आपकी पेंशन आनी होगी, सैलरी आनी होगी, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। पैसा जब बैंक में आता है क्रेडिट होता है, पैसा कटता है तो डेबिट होता है। तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली हो जाती है, आपको कुछ करना नहीं है। आपने एक बार बता दिया कि भैया आप एक काम करो, मेरे अकाउंट में इस तारीख को पैसा कट कर लिया करो, या अगले ने बता दिया इस तारीख को आपके बैंक में पैसा भेजना है इस अकाउंट नंबर में, तो आपको कुछ करना नहीं है। ऑटोमेटिकली पैसे क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, या फिर ऑटोमेटिक पैसे क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। किसमें, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम में। मतलब इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए क्या है, इजिली, ये बहुत कन्वीनियंस है। आप एक बार बैंक अकाउंट बैंक में मेंशन करा दो, अपने आप पैसे आपके ट्रांसफर हो जाया करेंगे या पैसे रिसीव्ड हो जाया करेंगे। इज दैट क्लियर। ये होता है EFTS। नोट ले लेना, उसमें एक बार रीड कर लेना। नंबर 2 आता है आपका ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अच्छा, इसके इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम के कुछ फीचर्स भी दिए हुए हैं। क्या दिए भाई, एडवांटेज दिए हुए हैं। मेरे को पहला एडवांटेज है इसका, मैं ओरल बोलता हूँ, बच्चों वाली चीज़ एकदम, पता नहीं क्यों चैप्टर दिया ही सिलेबस में समझ में नहीं आ रहा है। नंबर 1, पेमेंट आर मेड ऑन ड्यू डेट्स। पेमेंट क्या होती है, आर मेड ऑन ड्यू डेट्स। जिस तारीख को देना होता है उस तारीख को ड्यू डेट को पेमेंट अपने आप हो जाती है। देयर इज नो लॉस इन ट्रांजिट। यहाँ पर कोई लॉस नहीं होता है। नो एक्सपेंसेस आर टू मेड ऑन करस्पॉन्डेंस। देयर इज नो मिस हैंडलिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शन और एफर्टलेस। मतलब यहाँ पर ट्रांजेक्शन करने में कोई एफर्ट नहीं लगता है। नो मिस हैंडलिंग ऑफ कैश, कैश का कोई कम ज़्यादा नहीं होता है, जितना पैसा कटना उतना कटता है, जितना आना उतना आता है। छोटी सी चीज़ें, अगर इलेक्ट्रॉनिक ये सिस्टम रहेगा तो आपको जाना नहीं पड़ेगा, अपने आप ऑटोमेटिक पैसा कट जाएगा। कुछ फ़ायदे होते हैं, ठीक भाई, इतना ही है। आगे बात करते हैं ATM। ATM का मतलब होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अब इसमें क्या बताया जाए भाई, ये एक ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है जिसमें आप पैसे को 24/7 जाके आप ATM से अपने आपके करीब में जो ATM होगा वहाँ से पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। क्लियर। 2 लाइन की मीनिंग है, याद करके आना, बहुत मुश्किल है कि ये सब आए, अब तो इतना ईजी पेपर आने से नहीं रहा। आगे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लेना। होता इजी है लेकिन इसमें अब केस क्वेश्चन बना के देगा कि भैया एक पर्सन ऐसा है तो वो पैसे शॉपिंग कर रहा है तो कौन सा कार्ड यूज़ करेगा, मतलब इस तरह से बना के देगा, इसलिए समझ लो इसको अच्छे से। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या होता है, देखो पहले तो डेबिट कार्ड और ATM कार्ड अलग होता था। आज के टाइम में डेबिट कार्ड ही आपका ATM कार्ड भी होता है और डेबिट कार्ड भी होता है, शॉपिंग कार्ड भी होता है। पहले क्या होता था कि डेबिट कार्ड आपके शॉपिंग वगैरह आप करने जाते हो तो आप वहाँ पर शॉपिंग के लिए अपना कार्ड स्वैप करते हो ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेबिट कार्ड। आपने शॉपिंग कर ली तो आपने कार्ड से पेमेंट कर दी, आपको कोई भी बिल पे करने हैं आपने कार्ड के थ्रू कर दिए, वो क्या होता है, डेबिट कार्ड होता है। डेबिट कार्ड में होता क्या है, डेबिट कार्ड में आपके पास पैसे अकाउंट में होने चाहिए, पैसे अकाउंट में होने चाहिए। पहले पैसे होंगे तभी आपका ट्रांजैक्शन होगा। अगर मान लो आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, 10 रुपए आप ट्रांजैक्शन 100 रुपए कर रहे हो, तो फिर वो डेबिट कार्ड आपका काम नहीं करेगा, ठीक। क्रेडिट कार्ड में भी सेम है, ये आपकी शॉपिंग वगैरह में या कहीं भी आप कोई भी पेमेंट आप करना चाहते हो तो कार्ड के थ्रू कर सकते हो। बट डिफरेंस क्या है दोनों में, मेन डिफरेंस ये है बेटा कि क्रेडिट कार्ड में पैसे आपके पास अकाउंट में नहीं भी होंगे, पैसे अगर आपके अकाउंट में नहीं भी होंगे तो भी पेमेंट हो जाएगी। फिर आपको एक फिक्स पीरियड के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद आपको पेमेंट विद इंटरेस्ट देना होता है। इसमें क्या है, पैसे होंगे तो पेमेंट होगी, इसमें पैसे नहीं होंगे तो भी क्या होगा, पेमेंट हो जाएगी। बस आपको बाद में क्या करना होगा, उस पर कुछ टाइम के बाद, 1 महीने 2 महीने, नॉर्मली 45 डेज होता है, उतने टाइम के बाद आपको विद इंटरेस्ट पेमेंट करनी होगी, होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के लिए आपके अकाउंट में पैसा होना जरूरी नहीं होता है, जबकि डेबिट कार्ड में जरूरी होता है। आगे देखो टेली बैंकिंग। टेली बैंकिंग का इसका डिफरेंस जरूर से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है इसका डिफरेंस। और एक NEFT वर्सेस RTGS भैया, ये दो तो डिफरेंस इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या ही मैं बोलूँ, ठीक। आगे बात करते हैं टेली बैंकिंग के बाद
अरे सॉरी, टेली बैंकिंग। टेली बैंकिंग क्या होता है भैया? टेली बैंकिंग मतलब होता है, अब तो बहुत मोस्टली यूज़ नहीं होता है ये, पहले क्या होता था, आप कॉल करोगे एक नंबर पर, टोल फ्री नंबर होता है बैंक अकाउंट का, जिस अकाउंट में आपका बैंक है। अगर आपका मान लो SBI में है तो आपने टोल फ्री नंबर कॉल किया तो आपको वो कॉल के थ्रू आपको बता देंगे कि आपके अकाउंट में कितने बैलेंस है, लास्ट 5 ट्रांजेक्शन आपने पैसे कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र किए, कहाँ कहाँ से पैसे आए हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं CBS यानी कि कोर बैंकिंग सोल्यूशन, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना, 1-2 नंबर में देखने को मिलता है। CBS का फुल फॉर्म याद कर लो पहले, कोर बैंकिंग सोल्यूशन। अब ये क्या होता है? कोर बैंकिंग सोल्यूशन का मतलब होता है कि मान लो मैं रहता हूँ प्रयागराज में, ठीक, हमारे प्रयागराज में एक एरिया है करेली, एक एरिया है सिविल लाइंस, ठीक है, एक एरिया है रामबाग। अब ये अलग अलग एरिया है, तो हुआ क्या, करेली में भी SBI की एक ब्रांच है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, सिविल लाइंस में भी एक SBI है, और रामबाग में भी एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है भाई, ये भी है, 3 जगह अलग अलग जगह पर SBI है। ठीक है, अब मैंने ओपन कराया अपना बैंक अकाउंट करेली में, ठीक, लेकिन अगर मैं कभी सिविल लाइंस में हूँ और पैसे वहां से विड्रॉ करना चाहता हूँ, अकाउंट मेरा ये वाली ब्रांच में, कौन सी, करेली वाली, लेकिन मेरा मन हो रहा है या मैं जो नीड है अर्जेंट, मैं सिविल लाइंस में हूँ, तो मैं पैसे यहाँ से भी विड्रॉ कर सकता हूँ, या फिर मुझे पैसे जमा करने हैं तो मैं यहाँ पे जमा कर सकता हूँ, रामबाग वाले से कर सकता हूँ। कहने का मतलब, आप सिर्फ और सिर्फ अगर कि आपके बैंक में, जिस अकाउंट में आपने, जिस बैंक में आपने अकाउंट खुलवाया है, उस बैंक में कोर बैंकिंग सोल्यूशन यानी कि CBS फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप सिर्फ उस ब्रांच के अकाउंट होल्डर नहीं होते हो, है ना, कस्टमर नहीं होते उस बैंक के, आप पूरी की पूरे जितने भी बैंक होंगे बैंक के होते हैं, नदर देन ब्रांच, आप ब्रांच के ना होके पूरे के पूरे बैंक के होते हो। किसी भी ब्रांच में आप जाओगे, आप पैसे को विड्रॉ कर सकते हो या फिर डिपॉजिट कर सकते हो। समझ में आ रही है? इसमें लाइन भी यही लिखी है, एक बार सुन लो, अंडर द सिस्टम अ कस्टमर बिकम्स कस्टमर ऑफ द बैंक, कस्टमर ऑफ ब्रांच मतलब बिकम्स कस्टमर ऑफ द बैंक, कस्टमर ऑफ द बैंक, बैंक का कस्टमर, रेदर देन कस्टमर ऑफ ब्रांच, रेदर देन कस्टमर ऑफ ब्रांच। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, लास्ट बचा 7 पॉइंट पे SMS अलर्ट। SMS अलर्ट भाई देखो, पैसा कटता है या पैसे आते हैं, आपने कभी ATM से पैसे निकाले, कोई पेमेंट हुई, तो आपके अकाउंट में मुझे जिस मोबाइल नंबर जो लिंक होता है उस पर मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से ये इतना इतना पैसा कट गया भैया, उसको क्या बोलते हैं? SMS अलर्ट बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कुछ नोट करने लायक तो है नहीं, रफ कर दूँ। चलो आगे बात करते हैं हम लोग बैंक ड्राफ्ट की। इसकी बात करते हैं बेटा, बैंक ड्राफ्ट। एक सेकंड रुकना बस। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है बैंक ड्राफ्ट, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर से बोर्ड एग्जाम में देख के जाना। ठीक है, अब ये बैंक ड्राफ्ट होता क्या है? देखो, बैंक ड्राफ्ट चेक ड्रॉप बाय अ बैंक ऑन इट्स ओन ब्रांच और सम अदर बैंक। देखो मैं तुमको समझाता हूँ पहले एग्जाम्पल के साथ। देखो बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ड्राफ्ट जो होता है वो, जिसको हम लोग डिमांड ड्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं, पहले क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डिमांड ड्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं। कहाँ लिख दूं यहाँ पर? डिमांड ड्राफ्ट के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, और साथ ही साथ इसको हम लोग शॉर्ट में DD भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? DD। DD का मतलब क्या होता है? डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, अब समझो डिमांड ड्राफ्ट का मतलब क्या है। जब हमें कुछ जगह पर पेमेंट करनी होती है तो बहुत से लोग क्या होते हैं, बहुत से इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं, बहुत से कंपनी ऐसे होती है जो ट्रांजैक्शन हमसे कैश में नहीं लेती है या चेक के थ्रू नहीं लेती। वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि हमें DD चाहिए, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट बना कर दो, तब हम क्या करेंगे, आपका जो है पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। नॉर्मली ये जो स्कूल की फीस वगैरह भी या कॉलेज वगैरह में हम लोग फीस वगैरह सबमिट करते हैं तो वहाँ पर DD अक्सर बनता है, हम लोग डिमांड ड्राफ्ट के जरिए से एक्सेप्ट करते हैं। अब ये होता क्या है, जैसे मान लो मैं हूँ, समझना बात को, मैं हूँ, अब मुझे अपने बैंक में 1 लाख रुपए अपनी कॉलेज की फीस सबमिट करनी है। कितने रुपीज़? 1 लाख रुपीज़। तो उन्होंने बोला बेटा कैश नहीं चाहिए, मुझे DD चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा अपने बैंक जहाँ भी मेरा अकाउंट होगा, अगर नहीं भी है तो भी मैं जाऊँगा बैंक जाऊँगा। अगर अकाउंट है मेरा खुद का तो मेरे बैंक में से जो पेमेंट होगा, अकाउंट में जो पैसा होगा उसमें से पैसा कट जाएगा, जितने का भी DD बनवा। अगर 1 लाख का बनवा रहा हूँ और मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए है तो वो पैसा कट जाएगा। अगर नहीं है तो मुझे वहाँ पर 1 लाख रुपए देना पड़ेगा, उसके बाद कटेगा। ठीक है, अब तो मैंने क्या किया, मैं बैंक गया, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए थे पहले से, वो पेमेंट कट गई। बैंक ने क्या किया, वो DD बना दिया। किसके नाम से? जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हो। मान लो कोई स्कूल कॉलेज का नाम है देवप्रयाग, तो मुझे देवप्रयाग में पेमेंट करनी थी, तो मैं देवप्रयाग के नाम, जिसके नाम से आप DD बनवा रहे हो, जिसको आप पेमेंट करने चाह रहे हो, तो उसके नाम से आप क्या बनवा दोगे? DD बनवा दोगे, यानी कि बैंक ड्राफ्ट बनवा दोगे, उसके नाम से आपको बन गया। आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा और आपको डिमांड ड्राफ्ट मिल जाएगा, यानी कि उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। आप फिर क्या करोगे, वो DD लोगे, जिसको देना है आप जाके उसको पे दे दोगे, फिर वो कैश पैसा क्या कर लेगा? विड्रॉ कर लेगा। कहने का मतलब डिमांड ड्राफ्ट
किसी पर्टिकुलर के नाम से बनता है और उसके नाम पे क्या होता है, आप जाके उसको दे दो, वो जो भी आपको चिट्ठा मिलता है, चिट्ठा मतलब जो पेपर मिलेगा वो आप जाके ड्राफ्ट जाके दे दो, फिर वो अपने नाम पे ट्रांसफर कर लेगा। अब इसका फायदा क्या है समझो। सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपने देवप्रिया के नाम से ट्रांसफर किया, आप मान लो किसी मिस्टर अमित के नाम से आपने पैसे ट्रांसफर किए, तो अब मान लो कभी वो डीडी गिर जाता है, रास्ते में खो जाता है, चेक खो जाएगा तब भी पेमेंट हो जाती है। लेकिन अगर मान लो डीडी कहीं रास्ते में गिर गया, डिमांड ड्राफ्ट कहीं रास्ते में गिर गया, है ना, तो उससे कोई नुकसान की बात नहीं है, क्योंकि जिसके नाम पर वो डीडी बना है सिर्फ और सिर्फ उसी को पेमेंट होगी, अदरवाइज किसी के नाम पर पेमेंट नहीं होने वाली है। स्क्रीन में पूरा है रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, तो उसकी किसी और के नाम पे वो पेमेंट नहीं होने वाली है, जिसके नाम से डीडी बना उसी के नाम से होगी। तो वही बोल रहा है कि बैंक ड्राइव चेक ड्रॉ बाय अ बैंक, कौन करता है इसको ड्रॉ? बैंक करता है ऑन इट्स ओन ब्रांच, या तो खुद की ब्रांच से या फिर सम अदर बैंक से। इट इज पेबल टू द पर्सन नेम्ड इट इन ऑन टू हिज ऑर्डर, ठीक है, ये पेमेंट करते हैं किसको? पर्सन पे, उसके ऑर्डर पर, खुद से नहीं करते। जब वो बोलता है कि हमें डीडी चाहिए, इट इज पेबल ऑन डिमांड, किस पे बनता है? पेबल पे। एक लाइन इसमें और ऐड कर लो, इट इज आल्सो नोन एज डिमांड ड्राफ्ट। क्या लिख दोगे इसमें? इट इज आल्सो नोन एज डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, समझ में आ रही बात? नहीं है? अब इसके फीचर्स देख लो, उसमें लिखा नहीं मैंने, लिखा है पहले मनी कैन बी इजिली एंड सेफली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू अ बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है इजिली। अब भाई मैंने एक छोटा सा कागज बना लिया, छीन भी लोगे, कोई चोर वगैरह छीन भी लेंगे, कोई नुकसान की बात नहीं है। नंबर 2, द इशूइंग बैंक चार्जेस सम कमीशन फॉर अ बैंक ड्राफ्ट। इसमें क्या बोल रहा है? कुछ कमीशन चार्ज करता है, बैंक ड्राफ्ट जो हम लोग बनवाते हैं उसके लिए कुछ कमीशन चार्ज करता है। कौन? बैंक। तो 1 लाख का बनाया तो ले लेगा 100-200 रुपये दे दिया जाएगा। फिर क्या? देयर इज नो डेंजर ऑफ डिसऑनर ऑफ बैंक ड्राफ्ट, यहाँ पर कोई डेंजर नहीं है डिसऑनर होने का। देखो क्यों नहीं है डिसऑनर, क्यों नहीं है भाई? चेक डिसऑनर हो जाता है, क्यों डिसऑनर हो जाता है? चेक बाउंस क्यों होता है? अगर अकाउंट में पैसा नहीं है तो चेक कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है? डीडी बनता ही तभी है जब हमारे अकाउंट में पैसा होता है। अगर पैसा नहीं है भाई साहब हमारे अकाउंट में तो डीडी बनेगा ही नहीं। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया इसके फीचर्स, नोट्स ले लेना, फीचर्स में लिखे रहेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं जो आपकी शायद बुक में नहीं हो, जिसकी बात पुरानी बुक हो, कि ये नए टॉपिक ऐड हुए हैं अपने सिलेबस में, एक बार शायद मैच कर लेना। डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और थर्ड है बेटा ई वॉलेट। तो इसकी मीनिंग है सिलेबस में, इसको देख लो अच्छे से। डिजिटल बैंकिंग नॉर्मली वही जो ई बैंकिंग होता है ना, वही डिजिटल बैंकिंग होता है। इंटरनेट के थ्रू जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सब क्या होते हैं? डिजिटल बैंकिंग के अंदर आते हैं। डिजिटल बैंकिंग एनेबल्स कस्टमर्स टू मैनेज देयर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, एक्सेस अमाउंट इन्फॉर्मेशन, चाहे इन्फॉर्मेशन हो चाहे ट्रांजेक्शन हो, एंड यूटिलाइज वेरियस बैंकिंग सर्विसेज रिमोटली विदाउट फिजिकली विजिट टू बैंक ब्रांचेस। विदाउट फिजिकली विजिट टू बैंक ब्रांचेस, यहाँ पर आपके पैसे के ट्रांजेक्शन हो जाते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सारे एक्सेस मिल जाते हैं विदाउट फिजिकली विजिट टू बैंक ब्रांचेस। आपको बैंक ब्रांचेस में विजिट करने की जरूरत नहीं होती है। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये क्या होता है? यूपीआई का मतलब सिंपल भाषा में बोलूं बेटा, जब आप एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जो ट्रांजेक्शन करते हो ऐप के थ्रू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूपीआई। आपने नाम सुना हो जीपे ऐप, फोन पे, गूगल पे, ये सबका नाम सुना है कि नहीं सुना है? पेटीएम, वो सब क्या है? वही तो है यूपीआई। तो इट इज यूज एंड ऑन मोबाइल डिवाइसेस, कब यूज होता है? मोबाइल डिवाइसेस पे, टू इंस्टेंटली ट्रांसफर फंड्स बिटवीन टू बैंक अकाउंट्स। मतलब दो अलग अकाउंट्स में क्या होता है? पैसा ट्रांसफर होता है यूपीआई के थ्रू। अब वो सोचता है सेम ही बैंक हो, मेरा भी यूनियन बैंक, आपका भी यूनियन बैंक, तो मेरे पास मैं यूपीआई था, आपका क्यूआर कोड लेके मैंने ट्रांसफर कर दिया, वो यूपीआई में आता है। नंबर 3, ई वॉलेट। ई वॉलेट क्या होता है? आपने ये देखा है? इस तरह से होता है, डेबिट कार्ड लिखा रहता है, वीज़ा करके, रुपए करके, देखा कि नहीं देखा? जरा क्रेडिट कार्ड भी होता है। तो आप लोग ने जो हाथ में, आपके हाथ में होता है ना, वो क्या होता है? डेबिट कार्ड होता है, आपको मिलता है जो एटीएम वगैरह निकालते हो। उसी तरह सेम एक कार्ड होता है डेबिट कार्ड, लेकिन उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ई वॉलेट, क्योंकि उसको निकाल नहीं सकते। वो कार्ड आपको मिलेगा, वो मोबाइल के अंदर ही रहता है, आपको सेम वही चीज़ रहेगा, लेकिन उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट बोलते हैं। जस्ट सेम, जस्ट लाइक अ डेबिट कार्ड, यानी कि डेबिट कार्ड, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, बट ये आपके उसमें मोबाइल के अंदर ही रहता है। उसमें भी आपके पेमेंट वगैरह हो जाती है। उसमें आपको कार्ड नंबर याद होना चाहिए, सीवीवी याद होना चाहिए, पिन डालिए, आपका काम हो जाएगा। प्रोटेक्शन कैसे होता है इसमें? उसमें आपको पासवर्ड मिलता है, उसके थ्रू वो सारी चीज़ें ट्रांजेक्शन होती हैं। ई वॉलेट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कार्ड विच इज यूज फॉर ट्रांजेक्शन मेड ऑनलाइन थ्रू अ कंप्यूटर और अ स्मार्टफोन। कंप्यूटर या स्मार्टफोन के थ्रू ट्रांजेक्शन इसमें होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ई वॉलेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन तीनों की मीनिंग जरूर से नोट कर लेना, समझ लेना, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मैनेजमेंट चैप्टर के बारे में, साथ ही हमारा कैश फ्लो वगैरह तो चल ही रहा है, अच्छे से पढ़ते रहो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम में कांटेक्ट करना है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर लिखा है मैनेजमेंट, चैप्टर का नाम क्या है? मैनेजमेंट, ठीक है। अब मैनेजमेंट की अलग अलग मीनिंग होती है।
मतलब अलग अलग मीनिंग का मतलब क्या है, मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी अलग है, मैनेजमेंट एज अ ग्रुप अलग है, मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन अलग है, मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस अलग है। अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको ऐसे बताऊं मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, बट देखो मैनेजमेंट का मतलब होता है नॉर्मली मैनेज करने आना। क्या होना, मैनेज करना। आप लोग ने बड़े बड़े होटलों में देखा होगा, स्कूल में देखा होगा, हॉस्पिटल में देखा होगा, हर जगह कोई ना कोई एक कौन होता है, मैनेजर होता है। अब वो मैनेजर क्या करता है बेटा, चीजों को मैनेज करता है, सिचुएशन को मैनेज करता है, कहां पर क्या कितने पैसे इन्वेस्ट होने हैं, कहां पर सारी चीजों को चलाना है, एम्प्लॉइज से कैसे काम कराना है, ये सारी चीजें मैनेजर के अंदर आती है। ठीक है, तो जो आप अपने घर में भी मैनेजमेंट कर रहे हो, आपकी मम्मी भी मैनेजमेंट कर रही है, आपके फादर भी मैनेजमेंट कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप खुद भी मैनेजमेंट कर रहे हो। जैसे आप हो, मान लिया मैंने एक लड़का है जिसका नाम है राहुल। अब राहुल को महीने के लिए मिलते हैं 3000 रुपीज, एक महीने का 3000 रुपये मिलता है। अब इसी में आपको पूरे मंथ क्या करने, पैसे खर्च करने। तो अब वो एक दिन में खर्चा कर सकता है, हो सकता है उसको महीने भर चलाए, हो सकता है इसमें कुछ पैसे बचाए। तो 3000 रुपये इतने तो है नहीं, अनलिमिटेड पैसे है कि भाई चलता रहेगा। तो वो डिपेंड करता है कि वो कैसे चलाता है। तो उसने क्या किया, शुरू में कुछ पैसे खर्च कर लिए, फिर पैसे बचा के रखे थोड़े थोड़े खर्च के, मतलब उन चीजों को वो क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। तो नॉर्मली मैनेजमेंट का मतलब सिंपल लैंग्वेज में होता है मैनेज करना। बट आपकी जो पेपर में है जिसमें आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अब ठीक लिखा है मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी। क्या लिखा है बेटा, मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी। अगर पेपर में लिख के आ जाए मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी डिफाइंड, मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी कमेंट, तो कैसे करोगे। तो देखो मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी का मतलब होता है गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ये लाइन लिखना मत भूलना, ये है की पॉइंट। गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स मतलब दूसरों से काम करवाना, ये क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। एज एन एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट का मतलब है गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मान लो जैसे आपकी एक दुकान है, आपका शोरूम है, आपका कुछ भी है, तो वहां पर बहुत से एम्प्लॉय काम करते होंगे, तो उनसे काम कराने का तरीका आना ही क्या होता है बेटा, आपका क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट एज एक्टिविटी का मतलब दूसरों से जरिए से काम निकलवाना। अब हो सकता है कोई एम्प्लॉय बहुत एटीट्यूड में रहता है, गुस्से वाला, लेकिन काम अच्छा करता है, तो उससे आप प्यार प्यार से बेटा बेटा करे काम निकलवा लो। कोई बहुत ढीला ढाला आदमी है, तो उसको आप डांट दो इस तरह से, मतलब अपना अपना कराने का तरीका होता है। तो एक मैनेजमेंट का मतलब गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर, दूसरों के जरिए से काम निकलवाना। तो इसमें कुछ चीजें और आती हैं उसकी एक्टिविटी में। मैनेजमेंट ग्रुप और एक्टिविटी, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, गोल मतलब कोई ना कोई पर्पस होता है। और तीसरा मैनेजमेंट इज डिसीजनल एक्टिविटी, इसमें कुछ ना कुछ आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं, उसके बिना आपका काम चलना नहीं है। ठीक, आगे बात करते हैं एज अ ग्रुप। मैनेजमेंट को एज अ ग्रुप भी समझा जाता है, एज एन एक्टिविटी तो है ही भैया, आगे क्या है, मैनेजमेंट एज अ ग्रुप भी होता है। अब ये एज अ ग्रुप का मतलब क्या है, देखो आपने नॉर्मली सुना होगा ना कि वो उनका जो बैंड वाला ग्रुप है बहुत बढ़िया है, वो जो उस कोचिंग का जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छा है, आपने सुना होगा उस हॉस्पिटल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, वो वाले होटल से शादी की थी हम लोग ने, रेस्टोरेंट से, तो वो पैलेस बहुत अच्छा है, वहाँ का मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त था। ये सुना आपने इस तरह का वर्ड। तो मैनेजमेंट एज अ ग्रुप भी देखा जाता है, मतलब एक आदमी का काम नहीं है मैनेजमेंट, ये कह रहे हैं कई आदमी काम है। मान लो एक कंपनी है, कोई भी एक कंपनी ले लो जिसका नाम है, मान लो नॉर्मल ले लेते हैं हम लोग अपनी फेवरेट कंपनी KGF, क्या नाम है, KGF, रॉकी भाई वाली। तो अब ये KGF कंपनी में क्या है भैया, एक आदमी से नहीं काम खड़ा हो। अब तो सर उसमें तो रॉकी भाई ने खड़ा किया था, नॉर्मल है। यहाँ पर रियल में बात करें जो KGF कंपनी है, तो वहां पर सिंगल आदमी काम नहीं, वहां पर क्या बेटा, कई लोग मिलके काम करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सुपरवाइजर, लेबर, है ना, CEO, शेयर होल्डर, मतलब कई लोग मिल के काम करते तब जाके कंपनी बनती। तो मैनेजमेंट भी क्या है, एज अ ग्रुप है, नॉट अ सिंगल एक्टिविटी, एक आदमी का काम नहीं है। तो एज अ ग्रुप मैनेजमेंट रिफर्स टू ऑल दोज पर्सन who perform the task of managing an ocean। बोल रहे हैं एज अ ग्रुप मैनेजमेंट refers to all those person, मैनेजमेंट में वो सारे के सारे लोग आते हैं, all those person who perform the task of managing an ocean। it is a collective noun, it is a collective noun consisting of board of directors, chief executive, head of department, supervisor etc। सब आते हैं इसमें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी आता है, चीफ एग्जीक्यूटिव भी आता है, HOD भी आता है, सुपरवाइजर भी आता है, एग्जीक्यूटिव भी आते हैं, सब कोई आते हैं। समझ में आ रही बात। चलो आगे देखो, मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन आ जाए तो क्या करोगे। तो एज अ डिसिप्लिन का मतलब यहां पर है सब्जेक्ट। डिसिप्लिन का मतलब क्या बेटा, सब्जेक्ट। मैनेजमेंट एक स्टडी भी है, मैनेजमेंट यहाँ पर डिसिप्लिन मतलब नहीं डिसिप्लिन में रहना है, यस सर ऐसे नहीं। मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, मैनेजमेंट का मतलब है कि एज अ डिसिप्लिन है, यानी कि एक सब्जेक्ट है। मैनेजमेंट क्या एक सब्जेक्ट है जिसकी आप स्टडी करते हो। सुना होगा आपने MBA का नाम, BMS का नाम, BBA का नाम। तो मैनेजमेंट में आप क्या करते हो, स्टडी करते हो, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज, है ना। तो कहने का मतलब, तो यहां पर क्या, एज अ डिसिप्लिन मैनेजमेंट स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ नॉलेज which involve the study of principle and practices of administration। तो यहाँ पर आपको एक पढ़ाई की जाती है, स्टडी की दी जाती है, जिसमें आप लोग
एज अ डिसिप्लिन, यानी कि मैनेजमेंट की स्टडी करते हो। ठीक, नंबर 4 क्या है, मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस भी है। प्रोसेस का मतलब क्या है, एज अ प्रोसेस वॉट मैनेजर्स डू। एज अ प्रोसेस का मतलब यहाँ पर क्या है कि मैनेजर क्या करता है। मैनेजर क्या करता है भैया, मैनेजर प्लानिंग करता है किसी भी काम की, उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसकी स्टाफिंग करता है, उसकी डायरेक्टिंग करता है, उसको कंट्रोलिंग करता है। ये 5 फंक्शन अभी आप डिटेल में 5 चैप्टर आपकी बुक में दिए, वो आप पढ़ने वाले, वहां से आपको मालूम चल जाएगा। एज अ प्रोसेस व्हाट मैनेजर्स डू, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट कर लेना, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे हम लोग देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बच्चे चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होती है। ठीक है, मैं इसको सबको डिफाइन कर दे रहा हूँ, बाकी आप लोग को नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां से आपको नोट्स इसके मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है बेटा, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। क्या है बेटा, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। देखो जो अभी हम लोग मैनेजमेंट करते हैं उसका कोई ना कोई क्या होता है, पर्पस होता है। क्या होता है बेटा, पर्पस होता है। तो मैनेजमेंट एक क्या, गोल ओरिएंटेड है। मतलब हम लोग मैनेजमेंट करते ही हैं क्योंकि हमें कुछ ना कुछ गोल को अचीव करना होता है, कोई ना कोई हमारा टारगेट होता है, उसको अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। अदरवाइज मैनेजमेंट की जरूरत ही क्या है, हम लोग मैनेजमेंट कोई ना कोई पर्पस तो ही है ना। अगर नॉर्मली आपके पास पैसे है और आपको पूरे महीने चलाने हैं तभी तो आप मैनेजमेंट कर रहे हो ना, आपका गोल है ना कि उस पैसे को महीने भर चलाना है। समझ में आ रही बात की नहीं। तो मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड है। नंबर 2, मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। ऐसा कोई सिंगल जगह नहीं जहां पर मैनेजमेंट का यूज नहीं होता। ये नहीं खाली कंपनी में होता है, मैनेजमेंट आपके घर में भी है, मैनेजमेंट आपके हॉस्पिटल में भी है, मैनेजमेंट स्कूल में भी है, मैनेजमेंट कोचिंग में भी है, और मतलब ऐसी कोई जगह ही नहीं जहां मैनेजमेंट ना हो। छोटी से छोटी दुकानों में भी है, मतलब बिजनेस में मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, हर जगह। इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। नंबर 3, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट नॉट अ सिंगल एक्टिविटी, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी। मैंने आपको पहले बताया एक आदमी काम नहीं, यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव, जितने भी हैं, मैनेजर, एचआर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जूनियर मैनेजर, सबका मिलकर एक साथ में काम होता है, एक आदमी काम नहीं है। नंबर 4, मैनेजमेंट इज अ सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। मैनेजमेंट क्या है, सिस्टम ऑफ अथॉरिटी है। मैनेजमेंट का काम है कि लोगों को अथॉरिटी देना। मतलब आपको देखना पड़ेगा कि कौन जूनियर है ये काम कर सकता है, कौन सीनियर ये काम कर सकता है। मतलब मैनेजमेंट इज अ सिस्टम अथॉरिटी, मतलब मैनेजमेंट के जरिए से ही हम लोग क्या करते हैं, सबको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि भाई आपको इस तरह से सारी चीजें काम पूरी करने हैं। नंबर 5, मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन है। मैनेजमेंट हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, टाइम के साथ चेंज होगा। ऐसा नहीं कि कोई बिजनेस को चलाने के लिए आपके दादाजी जिस तरह से काम करते थे आप भी उसी तरह से करो, नहीं। मैनेजमेंट डायनेमिक मतलब चेंज, टाइम के साथ क्या होगा, आपको भी चेंज लाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप 50 साल पहले वाली स्ट्रेटेजी आज भी फॉलो कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते। नंबर 6, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल। मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल है, छू नहीं सकते मैनेजमेंट को। छुओगे क्या, कहाँ तो छुओगे। तो मैनेजमेंट क्या बेटा, एक इंटेंजिबल है। ठीक, नंबर 7, मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड अ साइंस। अभी लास्ट जो 7th वाला पॉइंट है, अभी बहुत डिटेल में पूरा 10 मिनट का एक टॉपिक है, तो उसको मैं बताऊंगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैनेजमेंट एक आर्ट भी और एक साइंस भी क्यों है। ठीक, आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की। क्या है बेटा, ऑब्जेक्टिव्स, मकसद क्या क्या है। ठीक है, बहुत इजीली है, सब अपने से ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, एक बार बुक से रीड कर लो या आप नोट से रीड कर लो, बहुत आराम से कर लोगे। ठीक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 1, प्रॉफिटेबिलिटी। पहला मकसद क्या है मैनेजमेंट का, प्रॉफिटेबिलिटी। क्या है, पैसा कमाना भैया। कोई भी मैनेजमेंट करेंगे तो कंपनी चला रहे हो या तो प्रॉफिट तो कमाने चाहोगे ना, और लॉन्ग टर्म के पर्पज से कमाना है। ठीक है, नंबर 2, प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ। ऐसा कोई बिजनेस है जो ग्रोथ नहीं चाहता, तो मैनेजमेंट हम लोग करते ही इसलिए कि जितना अच्छा मैनेजमेंट रहेगा उतना अच्छा क्या होगा, बिजनेस में हमारी ग्रोथ होगी। ठीक है, तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए। नंबर 3, चेंज एंड इनोवेशन। टाइम के साथ चेंज लाना बहुत जरूरी होता है। भाई आज से 20 साल पहले कोई और तरीका था, आज 20 ईयर्स बाद चेंज हो गया है ना। मार्केटिंग का तरीका अलग था, कुछ मार्केटिंग का तरीका अलग है, तो वही बोले चेंज लाना मस्ट है, और साथ ही इनोवेट करना। मतलब मैनेजमेंट इसलिए करते हैं ताकि कुछ चीज़ों को नया करें, कुछ नया लाएं, कुछ नया प्रोडक्ट मार्केट में लाएं, इनोवेट करें। तो इनोवेट करेंगे, इनोवेशन लाएंगे तो लोग क्या होगा, अट्रैक्ट होंगे। समझ में आ रही बात, तो एक मकसद ये बिजनेस हमारा और ग्रो करेगा। नंबर 4, डेवलपमेंट ऑफ पीपल। डेवलपमेंट ऑफ पीपल का मतलब यहाँ पर है कि जो आप क्या एम्प्लॉय काम करते हैं, कौन काम करते हैं बेटा, एम्प्लॉइज, तो उनके लिए क्या करना है, बहुत जरूरी है। क्योंकि जो एम्प्लॉय है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। आपके बड़ी सी बड़ी मशीनें आपकी कंपनी में आ जाए लेकिन एम्प्लॉय अच्छी नहीं है तो मैं आपका मैनेजमेंट गड़बड़ा जाएगा, आपका बिजनेस भी डाउन हो जाएगा। तो आपके जो एम्प्लॉइज है बेस्ट से बेस्ट टैलेंट को आपको लेके आना है, उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना है ताकि उनके अंदर क्या हो, उनके अंदर डेवलपमेंट हो, और जब वो आपके एम्प्लॉइज के अंदर डेवलपमेंट होगा तो आपके बिजनेस में भी डेवलपमेंट होगा, इसलिए भी मैनेजमेंट का काम लिया जाता है। नंबर 5, राइटफुल डिसीजन मेकिंग। क्या है बेटा, राइटफुल डिसीजन मेकिंग, मतलब सही डिसीजन लेने का भी काम मैनेजमेंट के अंदर ही आता है कि कब कहाँ कौन सा डिसीजन लेना है और कैसे लेना है। तो हर बिजनेस में हर छोटे छोटे पॉइंट पे डिसीजन लेना होता है, तो सही डिसीजन लेने के लिए भी मैनेजमेंट का काम ऑब्जेक्टिव होता है। नंबर 6, इंप्रूविंग द इमेज।
अपनी इमेज को सही करने के लिए, मतलब अपनी आपकी इमेज को इंप्रूव करता है मैनेजमेंट। अगर आप अच्छा मैनेजमेंट करोगे तो जाहिर सी बात है कंपनी की इमेज अच्छी होगी, और जब कंपनी की इमेज अच्छी होगी तो भाई जाहिर सी बात है आपका नाम ग्रो होगा। तो मैनेजमेंट क्या करता है, अच्छे डिसीजन लेता है, अच्छे काम करता है, तो उससे क्या होता है आपकी इमेज भी अच्छी होती है। तो ये 6 मकसद है। कोई भी आप मैक्सिमम 4 भी देख लो, मैं ऑब्जेक्टिव 5 तो नहीं पूछेगा, मैक्सिमम आप 4 देख के चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ऐसा कोई बच्चा जो क्लास 12 का है मुझसे पर्सनली, अभी तक उसने कॉमर्स में कुछ नहीं पढ़ा है, तो वो मुझसे गूगल मीट पढ़ना चाहता है, नहीं तो हम लोग एक कोर्स अपना लॉन्च करने वाले हैं 1 जनवरी को, तो आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हो। बाकी ऐसा कोई बच्चा है अभी फिलहाल में जो बात करो पर्सनली मुझसे पढ़ना चाहता है गूगल मीट पे या जूम ऐप पे, तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है मेरे व्हाट्सएप नंबर 8957250045 पे। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स तीनों प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ना चाहता है तो वो पर्सनली कॉन्टैक्ट करके मुझसे इस नंबर पे पढ़ सकता है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। आगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का क्या मकसद है, मतलब सॉरी इंपॉर्टेंट मतलब क्यों जरूरत है, क्या नीड है, नीड ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 1 अचीवमेंट, अचीवमेंट लिखो, अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिविटीज। ठीक है, क्या है अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव। जो ग्रुप ऑब्जेक्टिव है, ग्रुप ऑब्जेक्टिव समझते हो, एक आदमी का तो काम है नहीं, पूरी का पूरी कंपनी का, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का है। तो ग्रुप ऑब्जेक्टिव जो पूरी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है ना, ग्रुप का ऑब्जेक्टिव है ना, उसको अचीव करने में क्या करता है बेटा, मैनेजमेंट की हेल्प लेनी पड़ती है। अगर मान लो मैनेजमेंट ना हो, मैनेज ना करने आए, तो वहां पर ग्रुप ऑब्जेक्टिव हमारा ऑब्जेक्टिव ही बन के रह जाएगा, काम पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक। नंबर 2 ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, देखो रिसोर्सेज तो हमेशा लिमिटेड ही होते हैं, उसको वेस्ट होने से बचाता है मैनेजमेंट, और प्रॉपर तरीके से क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है, यूज वेस्ट नहीं होने देता है किसी भी तरह के रिसोर्सेज को। नंबर 3 मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। तीसरा काम है बेटा कॉस्ट को क्या करना, मिनिमाइज करना। क्या करते हैं लोग, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। देखो बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में तो यही है ना कि कम से कम पैसे में जो भी चीज़ हम लोग बना रहे बन जाए, तो कुछ ना कुछ वो इनोवेटिव करते रहते हैं ताकि हमारे बिजनेस में कुछ ना कुछ नया मतलब रहे और कम से कम पैसा लगे, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। ठीक। नंबर 4 सर्वाइवल एंड ग्रोथ। देखो बिजनेस में आपको सर्वाइव करना ही करना है, तो सर्वाइवल के लिए मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सही से मैनेजमेंट नहीं किया तो आप लॉस में जाओगे और एक दिन शट डाउन करना पड़ जाएगा। शट डाउन का मतलब कंपनी बंद करनी पड़ जाएगी। और ग्रोथ सर्वाइव कर लोगे तो फिर बिजनेस में ग्रो भी करोगे, और ग्रो करने के लिए मैनेजमेंट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 5 हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आपके अच्छा करता है मैनेजमेंट। नई नई चीज़ें आपने देखा ना, पढ़ा भी कि क्या करता है, इनोवेटिव, इनोवेशन लाता है। इनोवेशन लाएगा तो नई नई चीज़ें आएगी, चेंजिंग लाएगा, तो उससे क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही तो अच्छा होगा हमारा। और नई नई चीज़ें आएगी तो हम खरीदेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, अच्छा होगा। नंबर 6 जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैनेजमेंट के जैसे लोगों को जॉब मिलती है, लोग BBA MBA बढ़िया बढ़िया स्टडी कर रहे हैं मैनेजमेंट की, और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट का रास्ता खुल रहा है, जॉब वगैरह भी मिलती है। तो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जॉब भी प्रोवाइड करने का काम करता है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आपको बताता हूँ कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। चलो उसको देखते हैं, डिटेल में बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लो पहले। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते देखते हैं कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर से देख लेना। अब आप लोग देख रहे हो कि सर इसमें तो पहले से लाइन हुई है, अंडरलाइन हुआ है, टिक हुआ है, तो बेटा मैं आपको बता दूं कि अभी एक बार ऑलरेडी वीडियो बन चुकी थी इस टॉपिक पे, लेकिन फिर से मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा है। पता नहीं क्यों आवाज़ नहीं आई, माइक का कुछ इशू हो गया था, लेकिन चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और फिर से भाई पूरा करते हैं। क्या कर सकते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट, हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे कि मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है, मैनेजमेंट का क्या नेचर है, कि मैनेजमेंट साइंस है, कि मैनेजमेंट आर्ट है, कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। मैनेजमेंट एक साइंस क्या है। अब वो साइंस होने के लिए क्या क्या चीजें हैं, पहले सबसे पहले उन्होंने बोला सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए। नंबर 2 पर बोला प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स होना चाहिए। नंबर 3 कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए। और नंबर 4 यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल्स होना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि 4 चीजें होनी चाहिए तब जाके मैनेजमेंट क्या होगा, एक साइंस होगा। तो आओ देखते हैं, पहले इसका मतलब भी देखेंगे, फिर साथ में देखेंगे वो चीज मैनेजमेंट के अंदर है कि नहीं। नंबर 1 पर लिखा है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या है, साइंस क्या है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। साइंस में हम लोग प्रॉपर स्टडी करते हैं। किस चीज़ की स्टडी करते हैं भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री मायो जो भी वगैरह मैथ वगैरह हम लोग जो पढ़ते हैं इंजीनियरिंग डॉक्टर बनने के लिए, उसी तरह क्या मैनेजमेंट में भी वो स्टडी होती है। हाँ सर बिल्कुल होती है, इतना बढ़िया बढ़िया चैप्टर है यार, इतना खतरनाक बड़ी बड़ी थ्योरी होती है। तो यानी कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट भी स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। यानी कि पहले पॉइंट में तो मैनेजमेंट बराबर से कंधे मिलाकर खड़ा है भाई, ठीक है। नंबर 2 प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स। अब साइंस में क्या होते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन होते हैं, है ना, प्रिंसिपल्स होते हैं, एक तरह से बोला जाए क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल बेस्ड सारे काम होते हैं। तो फिर मैनेजमेंट में क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। अभी नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे, चैप्टर का नाम ही है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर भी वो बराबर से कंधा मिला के अपना मैनेजमेंट खड़ा हुआ है, ठीक। नंबर 3
कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पर ये होता है बेटा कि आपने लैब वगैरह में देखा होगा साइंस में कि कोई भी चीज़ कॉजेस होंगे उसके तो कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा। आप कुछ भी करोगे तो उसका कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे आपने केमिस्ट्री लैब में नॉर्मली देखा होगा कि आप किसी भी केमिकल में कोई और केमिकल मिलाओगे, है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, कलर में चेंज आता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, मतलब कुछ ना कुछ इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। उसी तरह मैनेजमेंट में भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। जैसे आप अगर एक आदमी को 2 लोग ऑर्डर देंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे मान लो ये हमारा है अपना भोलू के ऊपर यहाँ पर एक मैनेजर है, HR मैनेजर, और एक कौन है, सेल्स मैनेजर। अब इसने भी ऑर्डर दिया, इसने बोला मेरी फाइल लो, इसने बोला भाई जाके पहले मेरे लिए नाश्ता ले आओ। अब बताइए कंफ्यूज जाएगा ना कि इनका काम करे कि इनका काम करे, इनका करे तो इनसे डांट सुनेगा, इनका करेगा तो इनका डांट सुनेगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि एक आदमी के ऊपर 2 आदमी नहीं होने चाहिए, एक ही लोग का उसको बॉस होना चाहिए। अगर 2 आदमी ऑर्डर देंगे तो वहां पर क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ रिएक्शन देखने को मिलेगा, काम गड़बड़ होगा। तो कॉजेस हो रहे हैं, 2 लोग ऑर्डर दे रहे हैं तो एक के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी मैनेजमेंट में होता है। नंबर 4, यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल। यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पर ये है कि जो प्रिंसिपल्स है वो साइंस के वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, हर जगह वैलिड होते हैं। तो उसी तरह जो आपके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वो भी ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। यहाँ पर भी आपका जो मैनेजमेंट है बेटा पूरी तरह से खड़ा उतर रहा है। डेट मीन्स आप कह सकते हो कि यस डेफिनेटली मैनेजमेंट इज अ साइंस। लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख के आना, सबका एक्सप्लेन करोगे, पहले बताओ ये चीज़ें साइंस में होनी चाहिए, फिर सबके बारे में 2 लाइन लिखोगे, नोट चाहिए तो ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल, और जब हो जाएगा तो आप लिखना यस डेफिनेटली मैनेजमेंट इज अ साइंस। समझ में आ रही बात? ठीक है। और देखते हैं आर्ट होता है कि नहीं। आर्ट में क्या क्या चीज़ें चाहिए? आर्ट में भैया चाहिए हमें, देखो सब मैंने पहले से कर दिया, फिर से करना पड़ रहा है ना। अब वो क्या बोल रहा है, पहला प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। पहला फीचर क्या है, एसेंशियल फीचर में आर्ट में प्रैक्टिकल नॉलेज है, पर्सनल स्किल है, क्रिएटिविटी है, परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। तो और चारों चीज़ देखते हैं मैनेजमेंट में है कि नहीं। प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब साइंस आर्ट में आपको थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ाई जाती है, फिर उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। उसी तरह मैनेजमेंट में भी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। समझ में आ रही बात? नंबर 2, पर्सनल स्किल। हर इंसान की अपनी अपनी अलग स्किल होती है आर्ट में काम करने की, उस तरह मैनेजमेंट में भी पर्सनल स्किल होती है। हर मैनेजर अपना अपना काम को दूसरे तरीके से करता है। दैट मीन यहाँ पर ही मैनेजमेंट बहुत बढ़िया तरीके से खड़ा उतरता है। नंबर 3, क्रिएटिविटी। हर आदमी आर्ट में इंसान कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता है, कुछ नया करता है, तो मैनेजमेंट में मैनेजर भी कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता है, डिफरेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ठीक है। नंबर 4, परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस। इंसान के अंदर परफेक्शन प्रैक्टिस करके आता है ना। आर्ट में आप कोई चीज़ को बार बार करोगे तो वो बढ़िया हो जाएगा। उसी तरह मैनेजमेंट में भी अगर आप कोई काम को बार बार कर रहे हो, आपने एक चीज़ फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, परफेक्शन आ जाएगा, और प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप एज अ मैनेजर भी बहुत बेहतरीन हो जाओगे। तो उसमें भी परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस ही आता है। यानी कि यहाँ पर भी आप लिख देना यस डेफिनेटली मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो यहाँ पर भी आपका मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त है भाई। ठीक। नंबर 3, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। लास्ट टॉपिक है, मैनेजमेंट प्रोफेशन होता है कि नहीं। अब ये प्रोफेशन का मतलब क्या होता है समझ लो। देखो प्रोफेशन का मतलब होता है क्या, बताओ। मैनेजमेंट का प्रोफेशन का मतलब बेटा ये होता है डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, टीचर, ये सब कौन है, प्रोफेशनल्स है। ये सर्विस देते हैं, सामान बेचते नहीं। समझ में आ रही बात? तो क्या मैनेजमेंट भी प्रोफेशन है? क्या मैनेजमेंट भी प्रोफेशन है? और देखते हैं पहला फीचर क्या क्या है, स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, फॉर्मल एजुकेशन, सर्विस मोटिव, स्टडी बॉडी, कोड ऑफ कंडक्ट। ये 5 चीजें और देखते हैं। नंबर 1 पर लिखा है स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज ट्रांसफरेबल। क्या है बेटा, स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए और जो कि हो सके क्या, ट्रांसफरेबल हो सके। क्या हो सके बेटा, ट्रांसफर हो सकती हो। तो देखो उसमें पहला है स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज ट्रांसफरेबल का मतलब, देखो साइंस में स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। आपको डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी, उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह मैनेजमेंट भी अगर आपको नॉलेज लेनी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बन जाते हो, क्या वो ट्रांसफर है? आप डॉक्टर बने हो, आप दूसरे ट्रांसफर कर सकते हो? हाँ सर बन कर सकते हैं। उनको प्रॉपर एजुकेशन होगी, वो पढ़ाई किया जाएगा तो ट्रांसफर हो जाएगी नॉलेज आपके अंदर। भाई एक डॉक्टर से तो दूसरा डॉक्टर बनता है ना, एक टीचर दूसरा टीचर बनाता है। तो उसी तरह मैनेजमेंट की भी सर्विस क्या है, ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफर कर सकते हो। पहला पॉइंट खरा उतर गया भैया। नंबर 2, फॉर्मल एजुकेशन ट्रेनिंग। प्रोफेशनल कोई भी स्टडी करो तो वहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन ट्रेनिंग होती है। उसी तरह आप लोग मैनेजमेंट की स्टडी करोगे, MBA वगैरह करते तो वहाँ पर आपको एजुकेशन कराई जाएगी, साथ ही उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी कि एक अच्छा मैनेजर आप कैसे बन सकते हो। ठीक है भाई। नंबर 3, सर्विस मोटिव। डॉक्टर, इंजीनियर लोग भी क्या करते हैं, CA लोग भी सर्विस देते हैं, लॉयर भी सर्विस देता है, उसी तरह मैनेजर भी सर्विस ही प्रोवाइड करता है। ठीक। नंबर 4,
स्टैट्यूटरी बॉडी, इसका मतलब क्या होता है? स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है एक एसोसिएशन जहाँ से हर आदमी को एक तरह से अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ता है ना। जैसे अब आप मान लो वकील हो, लॉयर हो, तो बार काउंसिल जाना पड़ेगा। आप अगर मान लो सीए हो तो आईसीएआई जाना पड़ेगा, वहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा। उसी तरह मैनेजमेंट के लिए भी ऑल इंडिया मैनेजमेंट करके होता है, क्या नाम है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन होता है। तो वहाँ से आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी, वहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है। हालांकि कंपलसरी नहीं होता है, बट आप वहाँ से करा सकते हो। नंबर 5 कोड ऑफ कंडक्ट, तो ये भी एक तरह से है, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है एक तरह से आप समझ लो, फिलहाल के समझ लो, एक डायरी है गवर्नमेंट के पास, जो स्टैट्यूटरी बॉडी गवर्नमेंट की बॉडी है, जहाँ पर आप जो भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, लॉयर हो, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका नाम कंडक्ट होता है कि हाँ भाई ये डॉक्टर इतने तारीख को यहाँ से बने, इनका ये लाइसेंस यहाँ से पास हुआ है। तो कोड ऑफ कंडक्ट मतलब वहाँ पर सारी चीज़ें आपकी क्या होती है, रिकॉर्डेड होती है। तो डॉक्टर इंजीनियर वगैरह तो होती है, तो मैनेजमेंट में भी मैनेजर की भी होती है, बट ये मस्ट नहीं होती है। आप नहीं भी कराओगे तो काम चल जाएगा। तो यहाँ पर आपका मैनेजमेंट हरा नहीं उतरता। आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट आर्ट और साइंस तो है ही है, मैनेजमेंट एक आर्ट भी है, मैनेजमेंट साइंस भी है, बट प्रोफेशन भी है, बट टोटली पूरी तरह से प्रोफेशन में नहीं होता है। समझ में आ रही बात? तो वो लिखा है, although management does not possess all the essential attributes, does not possess all the essential attributes of a profession। समझ में आ रही बात? क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? स्क्रीनशॉट लो। लास्ट टॉपिक बचा, उसको कराता हूँ, चैप्टर को कंप्लीट करता हूँ। हाँ तो बेटा देखो, लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, इसका नाम है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, एक होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल, एक होता है लोअर लेवल। आप सिंपल समझ सकते हो, टॉप में जो आपके जो ओनर होंगे, सीईओ होंगे, डायरेक्टर होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, जनरल सिक्योरिटी वगैरह होंगे, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, जो बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, जो पॉलिसी वगैरह बनाने का काम करते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करवाने का काम करते हैं, जो कि मिडिल लेवल में आते हैं वो, और लोअर लेवल जो सब लास्ट लेवल पे आते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं क्या लिखा है। टॉप मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कौन आता है भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, जनरल मैनेजर एक्सेट्रा। ये सब आपके एमसीक्यू में भी बन सकता है, ठीक है, कि कौन इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहाँ पर आएंगे, उसको ध्यान देना पड़ेगा आपको। मिडिल मैनेजमेंट में इट कंप्राइज द डिपार्टमेंटल एंड सेक्शनल हेड्स, एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस। तो जनरल मैनेजर मतलब सब, इन सब का बॉस कहाँ आता है, टॉप लेवल में। और इसकी जो एक अलग अलग डिपार्टमेंट के जो लोग आते हैं वो किस में आते हैं, मैनेजर मिडिल मैनेजमेंट में। लोअर में दिस इज द लोएस्ट और फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना, फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट एमसीक्यू में आ जाएगा। फर्स्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन है भैया, लोअर लेवल में। इट कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर आते हैं इसमें, फॉरमैन, सेल्स ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, परचेज ऑफिसर एक्सेट्रा। ये सारे लोग आते हैं, जो कि जो वर्कर्स वगैरह होते हैं, जिनसे काम निकलवाने का काम कौन करता है, ये करते हैं लोअर मैनेजर के लोग। ये लोग काम करवाते हैं जमीन पे आके, ठीक है। इन लोग तो पॉलिसी बना दिए, फिर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और इम्प्लीमेंट सही से जो लेबर से काम कराना है वो कौन कराता है, आपका लोअर लेवल के मैनेजमेंट लोग कराते हैं। समझ में आई बात? क्लियर हुआ कि नहीं? आई होप आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा, और चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? देखो, मैनेजमेंट यानी कि मैनेज करने का तरीका, तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ जो हमारे फेमस थे पर्सन, जिनका नाम हेनरी फ्योल था, एफडब्ल्यू टेलर था। तो उन लोगों ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे कि जिसको हम लोग को फॉलो करना चाहिए। तो जिस तरह साइंस में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो हम, है ना, उसी तरह कॉमर्स में भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करके आप अपने मैनेजमेंट को बेहतर से बेहतर बना सकते हो, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, सबसे पहले हम लोग देखेंगे। यानी कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। पेपर में नेचर आए चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख के चले आओगे। सबसे पहला यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी का मतलब यह है कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, इंडिया में चले जाओ, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, श्रीलंका, लंदन, पाकिस्तान, कहीं भी चले जाओ, आपके ये जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो हर जगह फॉलो होंगे। ऐसी कोई सिंगल जगह नहीं है जहाँ पर फॉलो नहीं होंगे। समझ में आ रही बात? नंबर 2 पर बेटा डायनामिज्म और रिलेटिविटी। डायनामिज्म का मतलब यहाँ पर ये है टाइम के साथ चेंज होना। मतलब ये नहीं है कि E=mc² वाला मसला नहीं है, आइंस्टीन ने बोल दिया, या फिर F=1/4 पे इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर वाला नहीं है। अब आप सोच रहे हो अरे ये क्या है, ये कूलाम का फॉर्मूला है, फिलहाल फिजिक्स का है तो छोड़ो, मतलब उसमें कुछ चेंजेस नहीं हो सकते हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स होता है ना भैया, वो टाइम के साथ चेंज हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं कि आप उसी को ही फॉलो करो, आप सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। रिलेटिविटी, कहीं पर कुछ एप्लीकेबल होता है, कहीं पर कुछ एप्लीकेबल होता है, सिचुएशन के हिसाब से एप्लीकेबल होता है। ये नहीं कि हर जगह सेम ही चीज अप्लाई करोगे, ठीक। नंबर 3 इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर। बोल रहा है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। देखो अब अलग अलग तरह के लोग होते हैं, तो उनको ह्यूमन बिहेवियर इंसान का अलग होता है। कोई गुस्से वाला है, कोई स्वीट है, कोई है ना बहुत बोल सकते हो नेचर में बहुत सख्त है, बहुत अलग अलग तरह के लोग होते हैं। तो
इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर इन्फ्लुएंस करता है, तो उनको अलग अलग तरीके से डील करने का अपना अपना तरीका होता है। ठीक, नंबर 4 फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, ये बोल रहे हैं कि यहाँ जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा क्या हो, सही हो। मतलब ऐसा नहीं कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो ही जाएगा, समझ रहे हो। साइंस में होता है ना, आप ये बॉल उठा के फेंकोगे तो आगे की तरफ जाएगी, हो सकता है इसमें बॉल फेंको पीछे की तरफ चला जाए। कहने का मतलब ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि एकदम ये एक्यूरेट ही होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो ही जाएगा, ऐसा इसमें नहीं है। ठीक है, नंबर 5 कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब ये है, जैसे साइंस में होता है, आपने देखा होगा कि लैब में आप कोई केमिकल मिलाए तो दूसरा कलर बन गया केमिस्ट्री में, या फिर आपने बॉल को आगे फेंका तो तेजी से गई, इस तरह से। मतलब अपना अपना कुछ ना कुछ रूल्स होता है। उसी तरह आपके कॉमर्स में यानी कि मैनेजमेंट में भी होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मान लो एक बंदा है, उसको 2 आदमी ऑर्डर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो मतलब आप कुछ भी करोगे, किसी को चिल्ला के बात करोगे, किसी नॉर्मल बात करोगे, अलग अलग तरीके से डील करोगे, तो उसकी कुछ ना कुछ, अगर कुछ कॉजेस करोगे, कुछ हरकत करोगे, तो उसके कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। नंबर 6 इक्वल इंपॉर्टेंस। अलग अलग प्रिंसिपल्स है, 14 प्रिंसिपल दिए हेनरी फ्यूल ने, 7 प्रिंसिपल टेलर के। तो ये प्रिंसिपल्स है, ये सबको इक्वल इंपॉर्टेंस है, ये नहीं है कि किसी एक को देना है, बराबर से सारे प्रिंसिपल को इंपॉर्टेंस दी गई है। समझ में आ रही बात। ये इसके क्या हो गए बेटा, फीचर्स हो गए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे है आपका नीड फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या है बेटा, नीड मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की क्या जिंदगी में आवश्यकता आ गई, क्या इंपॉर्टेंस है, और देखते हैं। नंबर 1 टू इंक्रीज एफिशिएंसी, कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है। अगर आप जैसे बुक पढ़ते हो ना तो आपको अंदर नॉलेज आती है, तो उसी तरह आप इस मैनेजमेंट को पढ़ोगे, इस मैनेजमेंट को समझोगे, इस मैनेजमेंट को जानोगे। मैनेजमेंट मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को जानोगे, जो प्रिंसिपल्स हैं, तो उससे आपकी इफिशिएंसी अच्छी होगी, आपको आइडिया मिलेगा कि आपको कहाँ पर कैसे काम, कैसे वर्क करना है। नंबर 2 टू क्रिस्टलाइज द ट्रू नेचर ऑफ मैनेजमेंट। किसी के बारे में अगर उसके, जैसे होता है ना, कोई इंसान के बारे में आपको पूरी तरह से जानना, तो उसकी किताब आपको पढ़नी पड़ेगी। उसी तरह अगर आप मैनेजमेंट के बारे में सही से जानना चाहते हो, तो आप ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ लो, आपको मैनेजमेंट का क्रिस्टलाइज ट्रू नेचर ऑफ मैनेजमेंट मालूम चल जाएगा। नंबर 3 टू ट्रेन मैनेजर। भैया मैनेजर को ट्रेन करने के लिए, मैनेजर को थमा दो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उसको समझा दो, उसकी लाइफ में अप्लाई करा दो, देखो मैनेजर कैसे ट्रेन हो जाएगा, समझ रहे हो। नंबर 4 टू इम्प्रूव रिसर्च। तो जो लोग हैं, मैंने कोई मैनेजर है तो न्यू न्यू आइडियाज ला सकता है, रिसर्च कर सकता है, मतलब उसके अंदर चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि बिजनेस में नया नया लाना जरूरी है, चेंज लाना जरूरी है। अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कब कहाँ पर क्या चीज़ें टाइम के साथ चेंज करनी। टू इम्प्रूव रिसर्च, आप रिसर्च करोगे, इम्प्रूवमेंट लेके आओगे, ठीक है। नंबर 5 टू अटेन सोशल गोल्स। सोशल गोल का मतलब ये होता है कि एक कंपनी क्या चाहती है, एक कंपनी प्रॉफिट चाहती है, एक एम्प्लॉय क्या चाहता है, वह अच्छी सैलरी चाहता है, एक समाज में रहने वाले लोग क्या चाहते हैं, कस्टमर क्या चाहता है, अच्छे प्रोडक्ट चाहता है। तो कस्टमर अच्छा प्रोडक्ट चाहता है, कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट चाहती है, एम्प्लॉय अच्छी सैलरी चाहता है। तो उन सब की नीड को पूरा किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। समझ में आ रही बात। नंबर 6 टू स्प्रेड नॉलेज। नॉलेज को स्प्रेड करता है, नॉलेज को इंक्रीज करता है, टू इंक्रीज नॉलेज भी कर सकते हो। अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को जानोगे तो आपको जो है मैनेजमेंट के बारे में नॉलेज इंक्रीज होगी, और आप अपने काम को इफिशिएंटली और इफेक्टिवली तरीके से कर पाओगे। तो ये नीड हो गई, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आप हम लोग बात करेंगे 7 प्रिंसिपल्स ऑफ जो आपके FW टेलर ने दी और हेनरी फ्यूल ने जो प्रिंसिपल दी। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितने की जितने प्रिंसिपल्स हैं साथ के साथ पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, क्योंकि पेपर आपका कॉन्सेप्चुअल बेस पे आएगा, इसमें से क्वेश्चन बनेगा जरूर, और केस स्टडी के बेस पे बनेगा। आपको सिचुएशन देगा और कहेगा पहचानो कि इसमें से कौन सा प्रिंसिपल है भाई। उसके लिए आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, रट्टे से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। अब देखो, एक टेलर्स प्रिंसिपल यानी कि FW टेलर नाम था इनका, जो कि अमेरिकन थे, ठीक है। इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया था। क्या दिया था? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया, ठीक है। इनको टेलर इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ही बोलते हैं। इसको MCQ के हिसाब से भी याद कर लो। टेलर कौन? टेलर इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। अब इन्होंने कुछ प्रिंसिपल दिए थे, और क्या दिए थे चलो उसको देखते हो, ध्यान से समझना। सबसे पहले उन्होंने बोला साइंटिफिक, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। क्या बोल रहे हैं? बोले साइंस नॉट रूल ऑफ थंब।
ये बोल रहे हैं कि अगर हम लोग फैक्ट्री में कोई भी काम करते हैं किसी भी कंपनी में, तो हमको वहां पर जब हम लोग कोई काम करें तो उसमें क्या हो, साइंटिफिकली तरीके से होना चाहिए। किस तरह साइंटिफिकली तरीके से होना चाहिए, हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं होना चाहिए वहां पर। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब ये नहीं है कि चलो करेंगे जो को देख लीजिएगा, नहीं, पूरा का पूरा उसको प्लान होना चाहिए, हर चीज सही एक प्रॉपर वे में होनी चाहिए, साइंटिफिक तरीके से। मतलब ये चीज पहले होगी, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ये नहीं कि आपने हिट यानी कि ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर आपने अगली बार ट्राई किया। समझ में आ रही बात? क्योंकि कहने का मतलब है कोई भी चीज हो साइंटिफिक तरीके से हो, एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, साइंस में होता है। देखो बुक में क्या लिखा है, देखो ध्यान से समझो। बोला ईच एंड एवरी जॉब एंड द मेथड ऑफ डूइंग इट शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी। किस पे बेसिस पर होना चाहिए? साइंटिफिक स्टडी के बेसिस पर होना चाहिए सारे काम। एंड एनालाइज रेदर देन ऑन ट्रायल एंड एरर। मतलब यहाँ पर ट्रायल नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट ट्रायल एंड एरर नहीं होना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से आपको काम करना चाहिए। द टास्क टू बी परफॉर्म शुड बी साइंटिफिकली प्लान्ड। जो भी टास्क करने जा रहे हो साइंटिफिकली प्लान होना चाहिए, आपको पहले से प्लान होना चाहिए कि हम ऐसे ऐसे करेंगे। द मटेरियल इक्विपमेंट एंड वर्किंग कंडीशन शुड बी स्टैंडर्डाइज। जो भी मटेरियल है, इक्विपमेंट या वर्किंग कंडीशन, वो कैसे होनी चाहिए? स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, अच्छी जगह, वर्किंग प्लेस अच्छा होना चाहिए। द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन शुड बी डिसाइड थ्रू ऑब्जेक्टिव स्टडी। समझ रहे हो? तो सारा काम आपको एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। ये नहीं कि आपने ट्राई किया, हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सब चीज साइंटिफिकली तरीके से करना चाहिए। नंबर टू पर दूसरा पॉइंट है बेटा, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब ये होता है कि आप में एकता होनी चाहिए। हार्मोनी समझते हो, यूनियन होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। आपके जो फैक्ट्री है, आपकी जो कंपनी है, आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर क्या होनी चाहिए? हार्मोनी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। डिस्कॉर्ड, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, लोगों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर रहेगा, हार्मोनी बनी रहेगी आपकी कंपनी में, तो आपकी कंपनी ग्रो करेगी, आप आगे की तरफ जाओगे। ठीक। नंबर थर्ड, मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट का मतलब यहां पर है कि जो एम्प्लॉय आप क्या काम करते हैं, तो उनको जो है मैक्सिमम आउटपुट देना चाहिए, उनको रिस्ट्रिक्शन नहीं करना चाहिए। भाई आप कंपनी कमा रही करोड़ों में, उनको दे रहे हो हजारों में, ऐसा ना हो। मैक्सिमम नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, उनको रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए। देखो क्या लिखा है, समझ लो। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर अराइजेस मेनली ऑन डिवीजन ऑफ सरप्लस। बोल रहे कॉन्फ्लिक्ट जो होता है मैनेजमेंट में वर्कर में, वो मेनली कब होता है मालूम है? डिवीजन ऑफ सरप्लस। सरप्लस समझते हो? प्रॉफिट को बांटने के टाइम में नॉर्मली कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि मैनेजमेंट पैसा कम देना चाहता है यार, वो कहते हैं मेहनत हम कर रहे हैं, पैसा मिल नहीं रहा है, तो उनके बीच में क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो टेलर सजेस्टेड दैट, टेलर भाई ने बोला, हमारे जो टेलर भाई थे उन्होंने बोला दैट द बेस्ट वे टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, वो बेस्ट वे to resolve the conflicts to increase the size of surplus so that each side can have a larger scale। उनके सरप्लस को क्या कर दो? इंक्रीज कर दो, बढ़ा दो, तो वहां पर बढ़िया रहेगा। ये तरीका दिए कि अगर प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा तो अच्छे से काम करेंगे, उसको रिस्ट्रिक्टेड मत करो। ठीक। नंबर फोर्थ, डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चौथा हमारे टेलर भाई ने बोला, किसने बोला? टेलर भाई ने। टेलर भाई, इसका नाम लिखो, टेलर भाई। इज्जत दोगे तो आसान आसान क्वेश्चन आएगा, ठीक है। टेलर भाई ने बोला कि डिवीजन ऑफ वर्क करना चाहिए, हमें जो वर्क है उसको डिवाइड करो। पहले तो वर्क अलग अलग करो, जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वो काम दो, उसके बाद साथ ही उसको क्या दो? रिस्पॉन्सिबिलिटी दो भैया, कि तुम्हें ये काम दिया है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खाली ये नहीं कि वर्क बांट दिया है, जवाबदेही भी आपकी होगी, आंसर आपको ही देना पड़ेगा। ठीक। नंबर 5, साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। अगर कोई एम्प्लॉय हायर कर रहे हो नया अपनी कंपनी में, कोई भी मैनेजर, वर्कर, कुछ भी रख रहे हो, तो उसका एक डायरेक्ट किसी को भर्ती ना कर लो, समझ रहे हो? किसी को एम्प्लॉयमेंट मत दे दो, किसी को अपने जॉब में मत रख लो। उसको एक साइंटिफिक तरीके से उसका सिलेक्शन होना चाहिए। मतलब साइंटिफिक सिलेक्शन, रिटर्न इंटरव्यू लो, रिटर्न एग्जाम लो, फिर उसकी ट्रेनिंग कराओ, फिर उसका डेवलपमेंट कराओ ऑफ वर्कर्स। मतलब डायरेक्टली किसी का सिलेक्शन नहीं करना है, बोल रहे। ठीक। नंबर 6, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब यहाँ पर ये है, छठा पॉइंट है, इन्होंने बोला कि जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की मटेरियल होनी चाहिए। साथ ही साथ जो एम्प्लॉय आपके जो काम करते हैं, एम्प्लॉय समझते हो ना, नहीं समझते, जो वर्कर आपके काम करते हैं, वहां पर वो वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, एक स्टैंडर्डाइज तरीका होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज जगह हो जहाँ पे उनकी वो वर्क अच्छे से कर सके, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली तरीके से, ताकि काम टाइम पे और अच्छी तरह से हो पाए। ठीक है, स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए क्वालिटी। नंबर 7, मेंटल रेवोल्यूशन। इसको देख लेना जरा अच्छे से, इस पे केस पे क्वेश्चन बन सकता है, बन तो सब पे सकता है, इस पे मुझे लग रहा है शायद बन जाए। मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि देखो, एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय मतलब जो जॉब करते हैं, एम्प्लॉयर मतलब बॉस। तो जैसे मान लो ये आपका एम्प्लॉय है, तो ये कौन है? आपका बॉस है। ब्लैक मार्क कर कहाँ गया? लाओ,
ये है आपका एम्प्लॉय और ये कौन है आपका बॉस। अब जितने भी एम्प्लॉय 1 2 3 है ना, तो जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं सबको लगता है भैया कि जो इनका बॉस है ना वो क्या है भैया, आप सिर्फ हमसे काम कराना चाहता है, हमें पैसा सा नहीं देना चाहता है। और बॉस को लगता है कि एम्प्लॉय काम नहीं करना चाहता है। सच बात है कि नहीं? आप कभी जॉब करोगे तो आप देखना, बॉस को लगता है, जो आपका हेड होगा उसको लगता है ये काम नहीं करना चाहते, और इनको लगता है कि ये हमसे सिर्फ काम करा रहा है, हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है और हमें पैसा नहीं देना चाहता। ये नॉर्मल सी बात है, ठीक। तो ये मेंटल रेवोल्यूशन होता है इनका, ये मेंटल थॉट है कि इनको लगता है कि वो अच्छा नहीं है, उनको लगता है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। उसी तरह ये बोल रहे हैं कि ऐसा एटमॉस्फेयर बनाओ कि मेंटल रेवोल्यूशन रहे, यानी कि इनको ऐसा ना लगे और इनको ऐसा ना लगे, अगर आपके मेंटल रेवोल्यूशन का अच्छा, इनको लगे कि बॉस हमारा बहुत अच्छा है भैया, इनको लगे कि हमारा एम्प्लॉय बहुत अच्छे। अगर ये माहौल आपकी कंपनी में रहेगा तो फिर आपका बिजनेस ग्रो करेगा। समझ में आ रही बात? तो ये चीज़ें 7 प्रिंसिपल्स हैं, ये आपके उसमें आ सकते हैं। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर से देख लेना। नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, स्क्रीनशॉट जल्दी से। फिर लास्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स क्या क्या है। हाँ तो चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और लास्ट टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर का, जो कि है हेनरी फ्यूल्स के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, कितने? 14 प्रिंसिपल थे हेनरी फ्यूल के, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले तो पेपर में आता था 5-6 एक्सप्लेन करने को आ जाते थे, लेकिन अब क्या पेपर में किसी के भी बारे में पूछ सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि डायरेक्टली ना पूछ के केस स्टडी के बेसिस पूछ सकता है, सिचुएशन दे देगा कि ये हो रहा है, पहचानो कि कौन सा आपका इस पर प्रिंसिपल्स है लग रहा है और इसको एक्सप्लेन करो। तो इस तरह से पेपर में आने के चांसेस रहेंगे प्रिंसिपल्स के, तो इसलिए सबको एक एक करके अच्छे से समझना। सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फ्यूल कहते हैं कि जो भी वर्क करो उसको क्या कर दो बेटा? डिवाइड कर दो। क्या कर दो बेटा? डिवीजन ऑफ वर्क कर दो। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब ये होता है कि जितने भी वर्क है ना, उसको जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वो काम दे दो। जो मतलब आपकी फैक्ट्री काम है, आपकी कंपनी काम है, तो जो बंदा जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वो काम दो, जो काम में नहीं आता है उसको वो काम नहीं दो, ठीक है। नंबर 2, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हो ना, तो उसको साथ ही क्या दो? उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो। क्या दो? रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो। सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी मत दो। बोलो भैया तुमको ये अथॉरिटी दी है तो कल तुम्हारी ही जिम्मेदारी रहेगी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें इसका आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 3 पर है बेटा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब सीधा सा सिंपल सा है कि आपकी कंपनी में रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, जूनियर सीनियर की इज्जत करनी चाहिए। तो ये डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि आपकी जो डिस्टेंस है जूनियर सीनियर की वो मेंटेन रहे। नंबर 4 है आपका यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। और नंबर 5 पे बेटा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। दोनों मिलता जुलता समझना। यूनिटी ऑफ कमांड का पहले मतलब समझो। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि ये बोल रहे हैं कि जब आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, ठीक है, किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हो, तो वहां पर एक बंदे को ऑर्डर देने वाला एक ही आदमी होना चाहिए। ये नहीं कि एक बंदे पर जो है दो लोग ऑर्डर दे रहे हैं। मान लो ये एक आपका जूनियर है, यहाँ पर एक आपका HR मैनेजर है और यहाँ पर सेल्स मैनेजर है, यहाँ पर HR मैनेजर है। अब एक आदमी इसको ऑर्डर दे रहा है, एक आदमी इसको दे रहा है। मतलब एक आदमी बोल रहा है मेरी फाइल ले आओ 5 मिनट के अंदर, ये भी बोल रहा है मेरी फाइल ले आओ 5 मिनट के अंदर। अब बताओ ये किसकी फाइल लेने जाएगा? सेल्स मैनेजर वाले की कि HR मैनेजर की? तो यहाँ पे तो कंफ्यूज रहेगा, एक टाइम में दोनों काम तो कर नहीं पाएगा। तो ये कहने का मतलब ये है यूनिटी ऑफ कमांड, एक बंदे पर एक बंदा होना चाहिए, इसके लिए अपना अलग बंदा होना चाहिए, तब आपका काम सही से होगा। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब एक जूनियर पे एक ही सीनियर होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही बात? ठीक है। नंबर 5 यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब यहाँ पर है कि आपको इस तरह से कह सकते हो कि जहां पर एक हेड होना चाहिए और एक प्लान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिख लो इस लाइन को, 1 हेड एंड 1 प्लान। अब यहाँ पर अलग अलग हेड और अलग अलग प्लान नहीं होना चाहिए। ऐसे आपने अभी ये हमारे वो बन रहा है ना स्पाई यूनिवर्स, आप लोग जानते होंगे, समझाने की बता रहा हूँ। टाइगर सलमान खान, ठीक है। पठान कौन है? शाहरुख खान, ठीक है। ये पता है कि नहीं आपको? वॉर में कौन था? ऋतिक रोशन, कबीर, है ना। अब इन लोग को मान लो सबको एक मूवी में ले आए, सब अपने अपने आप में कौन है भैया? हेड है। लेकिन हेड है, ठीक है, बढ़िया है। लेकिन अगर इस किसी मिशन के लिए सब साथ में गए हैं, लेकिन उसमें एक हेड होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए। तो टाइगर को क्या किया इन्होंने? हेड बनाया, तो ये कौन हो गया? 1 हेड। और फिर जो टाइगर ने जो प्लान बनाया 1 प्लान, तो उसी को फॉलो करना होगा इनको भी, इनको भी। ये नहीं
कि भैया टाइगर ने बनाया कोई बात नहीं, हम अपने में बड़े बड़े सूरमा है तो अपना फॉलो करेंगे, नहीं। ये बोल रहे हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कि जो वन हेड है वही वन प्लान चले, 50 लोगों के अलग अलग प्लान की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात कि नहीं? ठीक है। नंबर 6, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये बोल रहे हैं देखो कंपनी से बड़ा कोई नहीं होता है, तो इसमें आपको क्या करना है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट का ही फायदा करना है और जनरल इंटरेस्ट, यानी कंपनी को भी बेनिफिट रहे और साथ ही साथ जो इंडिविजुअल आदमी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको भी क्या रहे, बेनिफिट मिले, दोनों का इंटरेस्ट बना रहे। नंबर 6, रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का मतलब है सैलरी, वेजेस। तो इस तरह से सैलरी डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के दोनों हैप्पी रहे। समझ में आ रही बात? सैलरी मतलब कम ना देना चाहिए, ठीक है, और इतना ज़्यादा भी एम्प्लॉय ना ले ले कि एम्प्लॉयर का मूड ही खराब हो जाए, यार मजबूर है सैलरी देना पड़ रहा, कोई ऑप्शन नहीं उसके पास कि नए आदमी कहाँ से मिलेंगे जल्द से जल्द। नंबर 8, सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि एक आदमी के हाथ में पावर होना। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कई आदमी के हाथ में पावर होना। तो सिचुएशन के हिसाब से अगर कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्या है, कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट फैसले हैं, तो कंपनी को वहां पर सेंट्रलाइज होना चाहिए, एक बंदे के हाथ में पावर होना चाहिए। लेकिन अगर छोटे मोटे डिसीजन लेने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पर क्या होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। उसको आप क्या कर सकते हो, कई लोगों के हाथ में पावर दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नंबर 9, स्केलर चेन। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट साहब है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। क्या है भाई, स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है? इसका स्केलर चेन का मतलब ये होता है कि एक सिस्टम फॉलो होना चाहिए। जैसे मान लो अब मैंने एक टेबल बनाया, A B C D E, ठीक है, F G H I J। अब ये कह रहे हैं कि अगर E को बात करनी है J से, तो E बोलेगा D से, D बोलेगा C से, B से, A से, फिर बात पहुंचेगी J तक। ये क्या होता है, स्केलर चेन। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है तो ये स्केलर चेन मेंटेन होना चाहिए, इसी सीक्वेंस वाइज में सारा काम चलना चाहिए। स्केलर चेन का मतलब होता है ये डायरेक्टली इससे कॉन्ट्रैक्ट ना करे, आप अपने जूनियर को सीनियर को बताएं, फिर ये अपने सीनियर को बताएं, फिर उसकी बात वहां तक पहुंचे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर चेन। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मोस्ट अर्जेंट काम होता है, इसको इससे बात करनी है ई को आई से, ठीक है, लेकिन तो वहां पर स्केलर चेन नहीं होता, फिर वहां पर क्या है, गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक का कब जन्म होता है भैया, गैंग प्लैंक का जन्म तब होता है जब बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, क्विक डिसीजन लेना है, क्विक कम्युनिकेशन करना है। क्या क्विक कम्युनिकेशन करना है, जल्दी बात करनी है, तो फिर वो डायरेक्टली ई आई से कांटेक्ट कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं गैंग प्लैंक। समझ में आ रही बात? जनरली हमें स्केलर चेन फॉलो करनी चाहिए, और गैंग प्लैंक तब जब बहुत क्विक कम्युनिकेशन की जरूरत है, बहुत अर्जेंट डिसीजन लेना है, अर्जेंट बात करनी है तब, ठीक। नंबर 10, ऑर्डर। ऑर्डर का तो मतलब सिंपल सी चीज है यहाँ पर बेटा कि हर चीज क्या होनी चाहिए, ऑर्डर में होनी चाहिए, मतलब राइट पर्सन राइट प्लेस पर होना चाहिए। दूसरी तरह राइट कोई भी चीज है वो राइट अपनी जगह पर होना चाहिए। देखो इसमें एक लाइन लिखी है, सुन लो, अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स साइज प्लेस। अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स साइज प्लेस। समझ में आ रही बात? एंड द राइट मैन इन द राइट जॉब, और राइट मैन इन द राइट जॉब। सही जगह पर सही इंसान का होना जरूरी है, हर प्रॉपर प्लेस पर हर प्रॉपर चीज का होना जरूरी है। समझ में आ रही बात? करें कोई भी चीज नहीं इधर है उधर है, अब कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, कोई कॉमर्स का टीचर उसको साइंस में डाल दिया, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर मैन ऑन प्रॉपर प्लेस, ठीक, ये हो गया ऑर्डर। नंबर 11 पर है इक्विटी। इक्विटी का मतलब फेयर सब कुछ रहना चाहिए भैया, ये नहीं कि फीमेल को कम सैलरी है, मेल को ज़्यादा सैलरी है, या काला है गोरा है, कोई रिश्तेदार है, कोई रिलेटिव है ना, ये देख के नहीं रखना है, सबको इक्विटी के साथ देखना है। अपने एम्प्लॉयज़ को सब हमारे लिए क्या है, बराबर होना चाहिए, ऐसा हेनरी फ्योल साहब का कहना है और मेरा भी कहना है भाई, ठीक है। नंबर 2 है स्टेबिलिटी ऑफ टेनर। स्टेबिलिटी ऑफ टेनर का मतलब ये है कि देखो आपके जो एम्प्लॉय काम करते हैं बहुत घबराए हुए रहते हैं, यार कल को हमें निकाल दिया तो उनको स्टेबिलिटी दो, उनको बताओ कि देखो यार हम इतने 6 महीने 1 साल 2 साल जब तक का भी है, मैं इतने साल तक तुम्हें निकालने वाला नहीं हूँ, ताकि उसको स्टेबिलिटी रहेगी, उसको कंफर्म रहेगा हमारी जॉब सेफ्टी है, तो वो मन लगा के अपना 100% दे पाएगा और ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएगा। नंबर 13 इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब ये बोल रहे हैं हेनरी फ्योल साहब कि यार देखो आपका ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको खुद इनिशिएटिव होना चाहिए। अगर आप खुद इनिशिएटिव होगे, जो ओनर है डायरेक्टर है, तो बाकी आपके जो जूनियर्स हैं वो भी आपको देख के क्या होंगे, इनिशिएटिव होंगे, वर्क में काम लगाएंगे, मेहनत करेंगे। इनिशिएटिव होना चाहिए एक मैनेजर को। नंबर 14 स्प्लिट द कॉर्प्स। स्प्लिट द कॉर्प्स का मतलब होता है यूनियन ऑफ स्ट्रेंथ, या लिख सकते हो यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी कि
यूनियन स्ट्रेंथ का मतलब होता है एकता में शक्ति है। मोस्ट वांटेड चीजें होती है एलएसपीटी कॉस्ट, ठीक है, मोस्ट वांटेड है। 10 में 5 बार आता ही आता है, ये 10 में 7 बार आता ही आता है मान लो। स्पीड कॉस्ट मतलब होता है यूनिटी स्ट्रेंथ, मतलब ये बोल रहे हैं कि आपकी कंपनी में यूनिटी होनी चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ के बीच में एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन अच्छा रहेगा तो कंपनी बहुत आगे तक जाने वाली है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अक्सर आपकी जो बुक में है रिलेवेंस ऑफ प्रिंसिपल्स टुडे सिलेबस का पार्ट है नहीं, लास्ट टॉपिक आपका है कंपैरिजन बिटवीन टेलर वर्सेस हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स, ठीक है। दोनों के प्रिंसिपल्स के डिफरेंस है, क्या है बेटा डिफरेंस, कोई 5 डिफरेंस, एनी 5 डिफरेंस आप बुक से जरूर से देख लेना, बाकी और कुछ इसमें सिलेबस में बचा नहीं है, ठीक है। चैप्टर हो गया तो कोऑर्डिनेशन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा एसेंस है, मतलब ऐसा, मतलब इसको हार्ट बोल सकते हैं। जैसे आपके इंसान के अंदर दिल होता है ना, वो तरह ये कोऑर्डिनेशन भी मैनेजमेंट का हार्ट है। अगर ये नहीं होगा, कहीं पे कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो मैनेजमेंट में वहाँ पर कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो यहाँ बना भी रखा है मैंने कि ये कोऑर्डिनेशन है, इसके पीछे हमारे फंक्शंस होते हैं ना, 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो इन सब का ये बेटा हार्ट है, ये दिल है, दिल समझ रहे हो। मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कुछ भी सही से नहीं हो पाएगा। सब अपने अपने काम में मस्त रहेंगे, मज़ेदार रहेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर आपका ये एक बंदा है, एक देखो ये बेहतरीन सा प्लानिंग करता है, यहाँ पर एक आदमी है ऑर्गेनाइजिंग करता है, यहाँ पर एक आदमी है स्टाफिंग करता है, ये अलग अलग लोग हैं, ठीक है। डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग में लिख लो, मैंने लिख दिया, समझ लो, ठीक है, मान लो लिखा हुआ है। अब प्लानिंग वाला ऑर्गेनाइजिंग वाले से बात नहीं करता है, ऑर्गेनाइजिंग वाला स्टाफिंग वाले से बात नहीं करता है, बस ये अपना प्लान बना के निकल लिया, ये अपना ऑर्गेनाइज करके निकल लिया। स्टाफिंग वाला बस अपना, उसको कुछ पता ही नहीं है, ये इससे बात नहीं कर रहा है, इसको प्लान नहीं पता, बस एक ऑर्गेनाइजेशन में रुका हुआ है, टिका हुआ है। अब ये बताओ यार, तुम खुद सोच के बताओ, आपस में लोग कांटेक्ट नहीं कर रहे, बस अपने अपने काम से मतलब रख रहे हैं, तो क्या आपका जो टारगेट है, जो आपका गोल है, जो आप अचीव करना चाहते हो, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पर एक फंक्शन और है, एक आदमी और है, एक और पर्सन है जो इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन लाएगा, इन सब से आपस में कांटेक्ट करवाएगा, यूनिटी लाएगा। अगर ये सब लोग मिल के साथ में काम करेंगे तो हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। भाई बॉल आ रही है, आपने देखा है बॉल आ रही है, यूँ बल्ला घुमा के मारा, देख रहे हो। तो जब बैट और बॉल का बेहतरीन कनेक्शन होता है तभी तो बॉल बाउंड्री के बाहर जाएगी ना, नहीं तो कैच आउट हो जाओगे। यही तो कोऑर्डिनेशन है। बॉल आई, बैट घुमा के मारा, बल्ले पे कनेक्ट हुई सही से और बाउंड्री के बाहर गई, यानी कि 6 रन, छक्का पड़ा। लेकिन उसी जगह पर आप बताओ, हमने यूँ लगाया, एज लग गई, कैच उठी, आउट हो गए, समझ में आ रहा है? तो कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं हुआ। तो उसी तरह कोऑर्डिनेशन जब इन सारी चीज़ों के बीच में आपस में अच्छा होगा तो वहीं पर तो कोऑर्डिनेशन होगा। उम्मीद करता हूँ कोऑर्डिनेशन का मतलब तो समझ गए। अब जितने भी फंक्शंस हैं हर जगह कोऑर्डिनेशन का काम पड़ता है, जितने भी फंक्शन है हर जगह कोऑर्डिनेशन का काम पड़ता है। क्या काम पड़ता है सर? चलो देखते हैं बेटा। सबसे पहले है कि देखो यही लिखा हो जो मैंने लिखाया था, कोऑर्डिनेशन इज रिजल्ट विच कैन बी अचीव थ्रू द प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। अगर हम लोग जो रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं तो जितनी भी मैनेजरियल एक्टिविटी है, सारे जितने अलग अलग फंक्शन है, सबको एक साथ में ले आओ, सही से उनसे काम कराओ तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो प्लानिंग में क्या काम है भाई। प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन द मास्टर प्लान एंड ऑफ द एंटरप्राइज एंड द प्लान्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ और डिवीज़न। तो ये बोल रहे हैं कि हमारा एक मास्टर प्लान होता है। मास्टर प्लान यानी कि कंपनी का प्लान, किसका प्लान? कंपनी का प्लान। कंपनी ने डिसाइड किया कि भाई अब की बार हम कम से कम 1000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। कितना करेंगे? 1000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे? मार्कर प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। कंपनी ने बोला हम 1000 मार्कर प्रोड्यूस करने वाले हैं। अच्छा ठीक है, ये मास्टर प्लान है मेरा। अब अलग अलग इंडिविजुअल है, कोई आदमी प्लास्टिक ला रहा है, कोई आदमी इसमें जो ये इंक वाला काम होता है ना ये बना रहा है, सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। मार्कर बनाने के लिए सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। तो उन जो अलग अलग डिवीज़न ऑफ वर्क है ना, उनके बीच में और जो हमारा प्लान है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा तो टारगेट हमारा अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है। नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशन में
क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में लगता है। भाई कोई भी पर्सन, एक मैनेजर है, मैंने कहा परचेज का सारा काम तुम्हारा है, एक मैनेजर से बोला मार्केटिंग का सारा काम पूरा है तुम्हारा है। अब उन लोग देख रहे हैं अपना अपना काम, अलग अलग काम देख रहे हैं, उनको मैंने अथॉरिटी दी है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर सही से काम नहीं करोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये तुम्हारी है, जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। नंबर 3 स्टाफिंग है। स्टाफिंग में भाई मुझे चाहिए था इकोनॉमिक्स का टीचर, ठीक है, मैं इंग्लिश के टीचर को उठा के ले आया और उससे बोल रहा हूँ इकोनॉमिक्स पढ़ाओ, या इंग्लिश के टीचर को ले आया बोल रहा हूँ फिजिक्स पढ़ाओ। क्या इंग्लिश वाला फिजिक्स पढ़ाएगा? थोड़ा बहुत आता हो तो काम चलाएगा, लेकिन नहीं पढ़ा पाएगा। तुमको लगता है? अगर लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि भैया हाँ पढ़ा लेगा। कोई है तुम्हारी नज़र में? मेरी नज़र में तो नहीं है, आपकी नज़र में तो बताओ। तो ऐसा नहीं है। वही बोल रहे हैं, स्टाफिंग करते वक्त आपकी जो स्किल है उसको उस हिसाब से जॉब असाइन करना चाहिए, कुछ भी उठा के नहीं दे देना चाहिए। नंबर 4, while directing, supervision, motivation and leadership are used to ensure harmonious working of the organization। समझ में आ रही बात? क्या कह रहे हैं ये कि बोल रहे हैं कि डायरेक्टिंग करते वक्त सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, ये तीनों चीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन ज़बरदस्त होना चाहिए, तब आपका बेहतरीन डायरेक्शन रहेगा और हारमोनियस कंडीशन रहेगी, एक स्मूथ वर्किंग कंडीशन रहेगी जहाँ पर आप काम अच्छे से कर पाओगे। एंड लास्ट इज वाइल कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय इंश्योरिंग दैट एक्चुअल रिजल्ट कन्फर्म्स टू प्लान्स। कोऑर्डिनेशन, जो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है बेटा कि आपने जो प्लान बनाया था, आपने एक प्लान बनाया था कि मैं आपकी बार 1000 मार्कर बनाऊंगा, आपने कितना बनाया? 500 बने, 800 बने, 900 बने, कितना क्लोज गए आप अपने टारगेट के? समझ में आ रही बात? तो कंपेयर करना। तो कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय इंश्योरिंग दैट एक्चुअल रिजल्ट कन्फर्म टू प्लान एज क्लोज एज पॉसिबल। तो आपको देखना है कि आप जितने जो टारगेट सेट किया था और कितना अचीव किया, उसके बीच में कितना कोऑर्डिनेशन बना, वहाँ पर ये काम बन जाता है। ठीक है, तो ये 5 फंक्शन है, पाँचों में कोऑर्डिनेशन मस्ट है। बल्ले में बॉल लगेगी तभी छक्का जाएगा, समझ में आ रही बात? नहीं तो कैच आउट हो जाओगे मैदान में। ठीक, तो 10 कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो लास्ट में लिखा 10 कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट मस्ट है यार, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन किसमें नहीं ज़रूरी है यार? दो हस्बैंड वाइफ है, अगर उन दोनों के बीच में बात नहीं समझ में आ रही, काम खत्म। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नाम सुनोगे ना, बहुत से होते हैं, अरे सर क्या बात कर रहे हैं, दिमाग में आ रहा हो, अरे देखो होते हैं ना। तो अगर उनके बीच में एक बीवी, एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड है, दोनों के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? बात खत्म, टाटा बाय बाय, चलिए हो गया ब्रेकअप, है ना। तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन दो लोग के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रेकअप हो जाएगा, है ना। किसके बीच में? उन लोग के बीच में, या फंक्शन में भी ब्रेकअप हो जाएगा। तो ब्रेकअप होने से आपको बचाना है। समझ में आ रही बात? क्लियर हो गया? चलो ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो।